सुप्रभात। संहिता बोध के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में दोषोपक्रमणीय अध्याय के अध्ययन के लिए हमारे साथ वैद्य धनंजय कुलकर्णी सर मौजूद है। सर का स्वल्प शब्दों में परिचय दिया जाए तो सर का बीएमएस तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से हुआ है और उनका पदव्युत्तर शिक्षण काय चिकित्सा इस विषय में हुआ है। सर पिछले 27 वर्षों से पुणे में शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं। सर ने आयुर्वेद का ज्ञान विविध उत्तम वैद्यों से प्राप्त किया है, जैसे वैद्य ठोमरे सर, वैद्य नानल सर, वैद्य दातार शास्त्री सर और वैद्य करमरकर सर। सर कई वर्षों से दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल व पुनर्वसु चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। सर एक उत्तम चिकित्सक के साथ साथ एक उत्तम शिक्षक भी है। उन्होंने कई वर्षों तक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। सर श्री माधवाचार्य गुरुकुल व आयुर्वेद व्यासपीठ द्वारा आयोजित गुरुकुल में अनेक बार व्याख्यान दे चुके हैं। सर ने अनुसंधान विषय में भी बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने 3 वर्ष तक तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ द्वारा आयोजित कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट में भी काम किया है। और यही नहीं बल्कि सर पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद व्यासपीठ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। तो अभी ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वह इस सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद। स्क्रीन दिसतोय काय? हो दिसतोय सर. नमस्कार. संहिता बोध से जुड़े अनेक श्रोता तथा प्रेक्षक, इनका फिर एक बार स्वागत है. मेरे ख्याल से लॉकडाउन में ये उपक्रम, लेकिन आवाज ठीक से रही है या आवश्यकता है किसी और माध्यम की? अब ठीक से आ रही है आवाज? हाँ हो सर। सर. लॉकडाउन में हमने इस उपक्रम का प्रारंभ किया था, लेकिन उसके बाद व्यग्रता के कारण बहुत दिनों तक ये उपक्रम स्वल्प विराम में रहा. लेकिन अब ये निश्चित किया गया है कि बहुत लोगों की अगर इच्छा है कि इस उपक्रम को हम आगे चलाएं, तो फिर से इस उपक्रम का प्रारंभ नहीं कह सकते हैं, रिस्टार्ट, नॉट प्रारंभ, रिस्टार्ट हम आज से इस उपक्रम के लिए कर रहे हैं. जब पहले सत्र में हमने निदान स्थान चिकित्सा स्थान पूर्ण कर लिया था और सूत्र स्थान के भी 12वें अध्याय तक का अध्ययन हमने इस उपक्रम में किया था, तो अब यह निश्चित किया गया है कि इसके आगे वाले जो अध्याय, मतलब शेष जो अध्याय है, इसके बारे में हम चर्चा करें. सो 13वां जो अध्याय है दोषोपक्रमणीय, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जितना हो सके आज, अन्यथा अगले सत्र में, मतलब 1 या 2 सत्रों में हमारा यह अध्याय पूरा हो जाएगा. जैसे हमने बहुत बार देख लिया है कि जब कोई एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय होता है, तो उसका मतलब पहले अध्याय का दूसरे अध्याय से मतलब, और मतलब जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसका उसके आगे के अध्याय से कुछ ना कुछ संबंध होता है. और वो संबंध अगर हम ठीक तरह से समझ लेने का प्रयास करते हैं, तो ग्रंथकार जो कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में हम ठीक तरह से उसको जो कुछ कहना है वो समझ सकते हैं. अन्यथा होता यह है कि अगर उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा अगर हमारे मन में निश्चित हो गया,
तो आगे आने वाला सिर्फ एक सूत्र, एक पंक्ति, एक चरण, इतना ही हमारे सामने आता है, और वो कंटिन्यूटी के कारण जो हमें अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अध्याय क्रम है उसको हम हर वक्त समझने का प्रयास करें। टीकाकारों ने इसके बारे में कहीं कहीं लिखा है, कहीं अगर नहीं लिखा है तो उसके बारे में हम विचार करके उसका कुछ निर्णय करें तो ज्यादा अच्छा होता है। सो दोषोपक्रमणीय अध्याय, हम वाग्भट की चर्चा कर रहे हैं, तो 13वां अध्याय है। और जैसे कि आपको पता है कि पहले ही बता दिया गया है कि सूत्र स्थान में तीनों स्कंधों के बारे में चर्चा की गई है, हेतु स्कंध, लक्षण स्कंध और औषध स्कंध। और जैसे कि पहले 10 अध्याय जो है वो हेतु स्कंध से संबद्ध है, 11वां और 12वां अध्याय जो है वो लक्षण से संबद्ध है, और लक्षण स्कंध के बाद अब शेष क्या रहता है, तो औषध स्कंध प्रारंभ होता है। तो औषध स्कंध प्रारंभ करने के लिए ये 13वां अध्याय लिखा गया है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर औषध स्कंध का ही प्रारंभ करना है तो दोषोपक्रमणीय ही पहले अध्याय क्यों लिखा गया। तो इसके बारे में आपको तो पता है कि दोष ही सभी व्याधियों का कारण है। दोषों की विकृति के बिना कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः दोषों की चिकित्सा ही व्याधि की चिकित्सा है। मतलब व्याधि की व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा अन्य अन्य हो सकती है, लेकिन हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा, हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा मतलब है हेतु कौन है, तो हेतु दोष है, तो दोषों की चिकित्सा है प्रधान है, हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा प्रधान है एज कंपेयर टू व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा। और हेतु यहाँ कौन है, दोष है। सो दोष प्रत्यनिक चिकित्सा ये व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा से श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए पहले दोषों की चिकित्सा के बारे में, उनके उपक्रमों के बारे में, उनकी चिकित्सा किस किस अवस्था में कैसे कैसे की जाए, इसके बारे में अगर हमने चर्चा की, इसके बारे में अगर हमने ठीक तरह से ज्ञान प्राप्त किया, तो किसी भी व्याधि के व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा में, मतलब उस व्याधि के चिकित्सा के जो अधिकरण है उसमें इन्हीं सिद्धांतों का हमें अनुसरण करना है। उस व्याधि के हिसाब से अगर कुछ उसमें परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन सिर्फ वहां बताएंगे, तो वो अल्प काल में और अल्प सूत्रों में उसके बारे में हम विस्तार से बता सकते हैं। इसलिए सबसे पहले दोषोपक्रमणीय अध्याय का प्रारंभ किया है। दूसरी बात यह है कि पहला जो अध्याय, मतलब इससे पहले का 12वां जो अध्याय है उसमें अंततः लिखा गया है कि विकृत जो दोष है उनकी आशु चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है। तो आशु चिकित्सा करने की आवश्यकता किसकी होती है, तो दोषों की होती है। अतः इमीडिएटली उसके बाद किस अध्याय का वर्णन किया है, तो उन दोषों के उपक्रमों का वर्णन उसके बाद इमीडिएटली किया गया है। मतलब तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि दोषों की चिकित्सा ही सर्व व्याधियों की चिकित्सा में प्रधान है, अतः दोषों की चिकित्सा, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना सर्वप्रथम अत्यंत महत्व है। उसी के आधार पर सभी व्याधियों की चिकित्सा हो सकती है। इसीलिए ये अध्याय जो है वो चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि यही सिद्धांत हमें आगे जाकर के बार बार दोहराए गए हैं ऐसा दिखाई देता है। तो अब हम पहले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वात के उपक्रम के बारे में चर्चा की है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वात के उपक्रम की ही चिकित्सा पहले क्यों गई है। जैसे कि हमने देख लिया है कि पहले अध्याय से सभी अध्यायों में उन्होंने एक क्रम का अवलंब किया है, और वात पित्त कफ। सो जिस क्रम का अवलंब पहले अध्याय में किया है, सूत्र स्थान के पहले अध्याय में किया है, उसी क्रम से सभी दोषों के बारे में चर्चा आगे की गई है। ये एक कारण है। और दूसरी बात यह है कि वात प्रधान दोष है। मतलब प्राकृत बल के बारे में अगर हमने चर्चा की तो स्पष्ट है कि वात अन्य दोषों से बलवान है, मतलब वो नियंता है, तो वो अन्य दोषों को भी इधर से उधर हिला सकता है। इसलिए उसकी चिकित्सा ये प्रधान चिकित्सा है। इसलिए सबसे प्रथम किसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है, तो जो प्रधान दोष है, जो बलवान दोष है, मतलब प्रधान कहना शायद उचित नहीं होगा, बलवान दोष है, उसकी अगर हम चिकित्सा सबसे पहले सीखेंगे, उसके बारे में अगर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो अन्य दोषों की चिकित्सा करना तुलना में आसान हो सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम किसकी चर्चा की है, तो वात के उपक्रम की। उपक्रम का मतलब है चिकित्सा। सो वात की चिकित्सा के बारे में सबसे पहले चर्चा की गई है। सूत्र पढ़ता हूं, उसके बाद उसके जो कुछ उसके बारे में चर्चा करनी है वो आगे करेंगे। वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनम मृदु। वात का उपक्रम क्या है, स्नेहन, स्वेदन और मृदु संशोधन स्पष्ट है।
स्वादु अम्ल लवण उष्णानि भोज्यानि अभ्यंग मर्दनम। और स्पष्ट है भोज्य जो कुछ करना, जो कुछ भोजन करना है वो स्वादु अम्ल लवण और उष्ण गुणों से युक्त होने की आवश्यकता है। और अभ्यंग और मर्दन, अभ्यंग और मर्दन ये दो भिन्न भिन्न उपक्रम है। सो दोनों उपक्रमों के बारे में यहाँ उपक्रमों का यहाँ उल्लेख किया गया है। वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौड़कम। वेष्टनम वेष्टित करना, त्रासन त्रासन चिकित्सा एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपक्रम है। सेक परिषेक उसके बारे में वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण वात का उपक्रम है। और पैष्टिक और गौड़िक जो है वो मध्य के भेद है। सो मध्य का प्रयोग करना है, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, पैष्टिक और गौड़िक होना चाहिए। अन्य मध्यों के बारे में यहाँ चर्चा नहीं की गई है, मतलब अन्य मध्य के वात के उपक्रम में समाविष्ट नहीं किए गए हैं उनके गुणों के कारण। स्निग्धोष्णा बस्तयो, बस्ती का प्रयोग करना है और वो कैसे होने चाहिए, स्निग्ध और उष्ण विशेष महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ बस्ती शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके लिए स्निग्ध और उष्ण शब्दों का विशेषण के रूप पर उसका प्रयोग किया गया है। तो बस्ती जो होने चाहिए वो इसी गुणों के होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बस्ती नियम, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सुखशीलता, सुख का शीलन करना। दीपन ही पाचन ही स्नेह, जो पहले स्नेह के बारे में चर्चा की है उसका यह विस्तार इस पंक्ति में किया गया है। दीपन, वो स्नेह कैसे होने चाहिए, दीपन ही पाचन ही सिद्धा, और वो स्नेह कैसे होने, अनेक योनया, सिर्फ एक ही प्रकार के स्नेहों का प्रयोग करना ये उचित नहीं है, अनेक प्रकार के स्नेहों का प्रयोग करना है। और लास्टली इन शॉर्ट विशेषात, विशेषात क्या करना चाहिए, मेद्य पिशित रस तैलानुवासनम, इतने उपक्रम वात के बारे में बताए गए हैं। सो एक एक उपक्रम के बारे में हम थोड़ा विस्तार से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। सो वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनम मृदुः। सबसे पहला उपक्रम क्या है, स्नेह। यहाँ सिर्फ स्नेह शब्द का प्रयोग किया है, बाह्य या अभ्यंतर इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की गई है। मतलब स्नेह जिस जिस माध्यम से हम शरीर में प्रविष्ट कर सकते हैं उन सभी मार्गों का इसमें अंतर्भाव अपेक्षित है। तो स्नेहन ये उपक्रम के बारे में इसमें यहाँ चर्चा की है। स्नेहन सिर्फ अभ्यंग या अभ्यंतर स्नेह ऐसा यहाँ प्रतीत नहीं होता है। ये षड्विधोपक्रमों में से जो स्नेहन उपक्रम है वो यहाँ स्नेहन उपक्रम की बात करते हैं। सो अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि सबसे पहले इसकी ही चर्चा क्यों की गई है। तो स्पष्ट है कि स्नेहन उपक्रम जो है वो वात की चिकित्सा में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम है, सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है। उसके बारे में विस्तार आप जब स्नेह का अध्याय पढ़ेंगे तो उस अध्याय में आप इसके बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ उपक्रम होने के कारण यह स्पष्ट है कि जो जो उपक्रम श्रेष्ठ होता है उसका वर्णन सबसे पहले किया जाता है और तुलना में गौण जो उपक्रम है उसके बारे में आगे आगे चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले किसका वर्णन करेंगे, श्रेष्ठ उपक्रम का वर्णन करेंगे। तो स्नेहन श्रेष्ठ उपक्रम होने के कारण सबसे पहले बताया गया है। तो हम इसके बारे में क्या कैसे विचार कर सकते हैं, दिस इज द एनलिस्टिंग ऑफ ऑल उपक्रम। यहाँ किस अवस्था में किस उपक्रम के बारे में चर्चा करनी है और या उसका अनुष्ठान करना है इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। सो ये अब हमारा कर्तव्य है कि जो उपक्रम यहाँ बताए गए हैं, जो चिकित्सा यहाँ बताई गई है वो वात की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को देख करके कहाँ प्रयुक्त करनी चाहिए इसके बारे में विचार करना। अन्यथा किसी भी अवस्था में किसी भी उपक्रम का अगर हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित हम यशस्विता प्राप्त करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। हो सकता है कि उस उपक्रम की वो चिकित्सा आपाततः ठीक हो गई इसलिए रुग्ण को उपशय मिल गया, लेकिन अगर उस अवस्था के अनुकूल हमने चिकित्सा उपक्रम का चयन नहीं किया तो हो सकता है कि उपशय मिलने के बजाय उसे अनुपशय प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जिस उपक्रम के बारे में हम सोच रहे हैं वो उपक्रम उस अवस्था में योग्य है या नहीं है, इष्ट है या नहीं है, इसके बारे में विचार करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए जो उपक्रम यहाँ बताए गए हैं उन उपक्रमों के बारे में किस अवस्था में उसका प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो स्नेहन का प्रयोग कब करना चाहिए, शुद्ध वात का मतलब क्या है, अन्य दोषों से संसृष्ट वात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है केवल वात, मतलब आप वात व्याधि के अध्याय की चिकित्सा पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां शुद्ध वात और दोष संसृष्ट वात ऐसे दो भेद किए गए हैं और दो भेदों के अनुसार चिकित्सा बताई गई है। सो स्नेहन उपक्रम जो है वो शुद्ध वात जब होता है, अन्य दोषों से संसृष्ट वात जब नहीं होता है तब करने का उपक्रम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो निराम अवस्था अगर है तो स्नेहन उपक्रम के बारे में हम सोच सकते हैं।
अगर सामावस्था है तो स्नेहन उपक्रम के बजाय अन्य उपक्रमों का चयन करना, और उसके बाद देखिए अन्य उपक्रम अवस्था के अनुसार हमने उनका चयन किया तो भी उसके बाद हमें स्नेहन पर आना ही चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ उपक्रम है। लेकिन अगर अन्य अवस्था में रुग्ण है और अन्य उपक्रम करने के बजाय डायरेक्टली हम अगर स्नेहन उपक्रम पर आ जाते हैं तो उतना लाभ उस रुग्ण में नहीं होता है। इसलिए निरामा अवस्था, जब सामावस्था है तो अन्य जो उपक्रम है, स्वेदन जैसा उपक्रम है या पाचन वगैरह जो अन्य उपक्रम है, उनके बारे में चर्चा करके उनका अवलंब करके बाद में हमें निरामा अवस्था प्राप्त होने के बाद स्नेहन उपक्रम का अवलंब करना आवश्यक है। गुणों के स्तर पर भी अगर हमने विचार करना प्रारंभ किया तो सभी गुणों से, मतलब रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, सभी गुणों से अगर वात वृद्ध है, प्रकुपित है, तो इस उपक्रम का हम प्रयोग कर सकते। तब अब आपको ये स्पष्ट होगा कि सभी गुणों से अगर वात प्रकुपित है तो इसका उपयोग होता है। इसीलिए ये श्रेष्ठ उपक्रम है, महत्वपूर्ण उपक्रम है। ये श्रेष्ठ उपक्रम शुद्ध वात में, निराम वात में और सभी गुणों से अगर वात प्रकुपित है तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः। स्वेदन का प्रयोग कब करने की आवश्यकता होती है? स्पष्ट है कि स्वेदन ये अपतर्पण चिकित्सा है। अगर वात प्रायः संतर्पण की अपेक्षा करता है तो शुद्ध वात में तो इसका प्रयोग नहीं होगा। अतः वात का प्रकोप दो पद्धतियों से होता है, धातुक्षयजन्य वात प्रकोप और मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप। सो स्पष्ट है कि जब मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप होगा तो स्वेदन का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसमें भी कफावरुद्ध है, अन्य धातुओं से अवरुद्ध है, अगर ऐसी स्थिति है तो स्वेदन उपक्रम प्रधान उपक्रम हो सकता है। पित्तावरुद्ध है तो वो मृदु करने की आवश्यकता होती है। किससे अवरोध प्राप्त हुआ है उसके बारे में अगर हमने सोचा तो स्वेदन का उपक्रम कौन सा करना है, मतलब उसके जो अन्य अन्य भेद है उन भेदों में से किस भेद को स्वीकृत करना है, किस प्रकार को स्वीकृत करना है, और उसकी तीव्रता, मतलब मृदु स्वेदन देना है, मध्य स्वेदन देना है या तीक्ष्ण स्वेदन, मतलब उत्तम मात्रा में स्वेदन देना है, इसका भी निर्णय वो अवरोध करने वाला भाव कौन सा है उस पर निर्भर रहेगा। मार्गावरोध जन्य वात प्रकोप है। सामावस्था में जैसे कि हमने देख लिया, आम से अगर मार्ग अवरुद्ध है तो उसका क्या करने की आवश्यकता है? पाचन करने की आवश्यकता है। तो स्वेदन पाचन करने वाला श्रेष्ठ उपक्रम होने के कारण सामावस्था में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने देख लिया है, दोष संसृष्ट अगर है, मतलब कफ संसृष्ट है, सकफवात है, कफ संसृष्ट वात है, तो स्वेदन उपक्रम का प्रारंभ हम कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्वेदन से कफ कम हो जाएगा उसके बाद हम स्नेहन की ओर बढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है वो शीत गुण से अगर वात प्रकुपित हुआ है तो स्तंभनेशिता, जहां जहां स्तंभ उत्पन्न हुआ है, मतलब मार्गावरोध हुआ है वो अन्य दोषों ने किया है, लेकिन स्तंभ उत्पन्न होना, यह वात अगर अपने शीत गुण से वृद्ध होता है, प्रकुपित होता है, तो स्तंभ उत्पन्न हो जाता है। तो स्तंभ प्रधान अगर लक्षण है तो भी स्वेदन का उपयोग हम कर सकते हैं। स्वेदन उपक्रम का उपयोग कब करेंगे? मार्गावरोधजन्य है, सामवात है, सकफवात है और शीत गुण से अगर वात प्रकुपित हुआ है तो स्वेदन का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद संशोधनम मृदु। हमारे मन में एक होता है कि वात का उपक्रम यानी सिर्फ बस्ती उपक्रम के बारे में सोचना, लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ उन्होंने किसी भी एक उपक्रम के बारे में चर्चा नहीं की है। संशोधन मृदु, जो कुछ संशोधन उस अवस्था में योग्य है उसका प्रयोग हमें यहाँ करना है। इसलिए सिर्फ बस्ती का प्रयोग ऐसा यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा गया है। संशोधनम मृदु, अन्य अन्य संशोधन। आप कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं? अगर वात व्याधि में जाते हैं तो पहले उन्होंने निराम, मतलब निराम और शुद्ध वात की चिकित्सा का वर्णन किया है, और उसके बाद अगर दोष संसृष्ट वात है तो वहां उन्होंने शोधन की चर्चा की है। दैट इज द स्पेसिफिक अवस्था वेयर वी कैन अप्लाई संशोधन। दोष संसृष्ट वात है, पित्त संसृष्ट वात है, कफ संसृष्ट वात है, ऐसी अगर स्थिति है तो संशोधन मृदु का हम प्रयोग करते हैं। सामवात है, सामावस्था में कब शोधन करना है और कब नहीं करना है वो अलग विषय है, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर सामवात है तो भी हम अन्य अन्य शोधनों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप, ऐसी भी स्थिति अगर है तो मृदु संशोधन का हम विचार कर सकते हैं, इस उपक्रम के बारे में निश्चित सोच सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता है, इन्होंने सिर्फ संशोधन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ उन्होंने मृदु संशोधन शब्द का प्रयोग किया है। स्पेसिफिकली मृदु संशोधन मतलब
संशोधन या अपतर्पण चिकित्सा है। सो अगर संशोधन हमें करना है, अवस्थित तौर पर अगर करना है, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो उपक्रम है, जो अपतर्पण करने वाला उपक्रम है, उस उपक्रम के कारण अगर वात की वृद्धि हो जाएगी तो हमारी चिकित्सा अशुद्ध हो जाएगी। इसीलिए संशोधन तो करना है, जिन्होंने अवरोध किया है वो तो हमें दूर करना है, आम अगर है तो उसको भी हमें दूर करना है, अन्य दोष संशिष्ट है उनको भी हमें दूर करना है। लेकिन वो दूर करते वक्त उपक्रम के कारण वात की वृद्धि ना हो, इसके और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः मृदु संशोधन इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सो इस ये अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषण है। सो सिर्फ संशोधन नहीं, मृदु संशोधन। सो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि वात के लिए अगर हम संशोधन का प्रयोग करते हैं तो वो मृदु होने की आवश्यकता है, अन्यथा हम अशुद्ध चिकित्सा की ओर जाएंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, स्वादो अम्ल लवण उष्णानी भोज्यानि अभ्यंग मर्दनम। अब भोजन के बारे में चर्चा की है। मुझे लगता है कि इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वात के विरोधी वातघ्न जो जो रस है उनके बारे में और उष्ण गुण के बारे में यह चर्चा की है। तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन कि मधुर, अम्ल, लवण और उष्ण इन गुणों से युक्त भोजन क्यों करने की आवश्यकता है। सो ये वात विरोधी रस है और ये वात के गुणों के विरोधी गुण है, इसीलिए भोजन जो है वो मधुर, अम्ल, लवण और उष्ण गुण से युक्त होने की आवश्यकता है। उसके बाद अभ्यंग और मर्दन की चर्चा की है। अभ्यंग यह स्नेहन का विस्तार है, प्रायः अभ्यंग स्निग्ध गुणों के द्रव्यों से ही किया जाता है। सो ये जो स्नेहन उपक्रम पहले हमने देख लिया उसका थोड़ा सा विस्तार है। सो ये बाह्य स्नेहन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। सो अभ्यंग करने की आवश्यकता है, कैसे किस अवस्था में करने की आवश्यकता है। सो अगेन जैसे हमने स्नेहन में देख लिया, निरामवात अगर है और धातुक्षयजन्य वात प्रकोप है, अगर ऐसी स्थिति है तो अभ्यंग करने की आवश्यकता है। अन्य अन्य मतलब मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है तो आवस्थिक अभ्यंग आया है, लेकिन उसके लिए निश्चित किए गए जो स्नेह है वो भिन्न भिन्न है। तो प्राइमरीली धातुक्षयजन्य वात प्रकोप है तो अभ्यंग का चयन करना चाहिए, लेकिन आवस्थिक मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। मतलब उस वक्त उस उपक्रम का उपयोग अत्यंत कॉशियसली करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमारा जजमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उपशय के बजाय हमें अनुपशय प्राप्त हो सकता है। अतः धातुक्षयजन्य वात प्रकोप हो तो अभ्यंग प्रयोग करना, निराम अवस्था हो तो अभ्यंग का प्रयोग करना यह सबसे उचित है। उसके बाद मर्दन। मर्दन क्या है? मर्दन थोड़ा दबा करके अभ्यंग करना। सर हर वक्त अभ्यंग मतलब तैल से ही मर्दन किया जाता है ऐसी स्थिति नहीं है, तैल के बजाय भी मर्दन कर सकते हैं, लेकिन प्रायः मर्दन जो होता है, हम वात के उपक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ रूक्ष मर्दन की अपेक्षा नहीं है, तो यहाँ स्निग्ध मर्दन की ही अपेक्षा है। इसलिए अभ्यंग और मर्दन ये दो उपक्रमों का एक साथ वर्णन किया गया है। सो मर्दन का उपयोग कब कर सकते हैं? चल गुण से अगर वात प्रकोपित हुआ है, शीत गुण से अगर वात प्रकोपित हुआ है तो मर्दन का प्रयोग करके हम वात का शमन कर सकते हैं। उसके बाद वेष्टन। वेष्टन है उसको वेष्टित करना, जिस अवयव में जिस स्थान में वात की वृद्धि हुई है उस अवयव को किसी वस्त्र से या अन्य किसी भाव से उसको वेष्टित करना, यह वेष्टन उपक्रम है। तो इसका प्रयोग कब कर सकते हैं? शीत गुण से वात प्रकोपित हुआ है और चल गुण से वात प्रकोपित हुआ है। जैसे आप अब देखते हैं कि स्तंभ अन्य अन्य शरीर के अंगों में जब स्तंभ प्रधान लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वेष्टन का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। सो वेष्टन जब चल गुण और शीत गुण से वात प्रकोपित होता है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद त्रासन। त्रासन ये अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। बहुत बार इसके बारे में सोचा जाता है कि त्रासन ये वात वृद्ध करने वाली चिकित्सा है, लेकिन त्रासन ये वात वृद्ध करने वाली चिकित्सा बिल्कुल नहीं है। हेतु विपरीत चिकित्सा और हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा, तो ये त्रासन चिकित्सा विपरीतार्थकारी चिकित्सा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मतलब उसी गुणों का उपयोग कर करके लक्षणों को कम करना, व्याधि को उपशय प्राप्त कर देना, ये
विपरीतार्थकारी चिकित्सा है, और त्रासन चिकित्सा ये वात के लिए विपरीतार्थकारी चिकित्सा है। तो शीत गुण से स्तंभ प्रधान संप्राप्ति जब उत्पन्न होती है तो त्रासन चिकित्सा करके उस स्तंभ का भेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार चल गुण के कारण चल प्रधान कंप जैसी संप्राप्ति जब उत्पन्न होती है तो उस वक्त भी त्रासन चिकित्सा करके उस गति को कुछ हद तक सीमित भी किया जा सकता है। सो मर्दन, वेष्टन और त्रासन ये तीनों चिकित्सा शीत और चल गुण प्रधान अगर वात की वृद्धि हुई है तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सेक का मतलब है परिषेक। यहाँ सिर्फ तैल का सेक ही अपेक्षित है ऐसी स्थिति नहीं है। तैल का सेक हो सकता है, दुग्ध का हो सकता है, घृत का हो सकता है, किसी क्वाथ का हो सकता है, अन्य अन्य बहुत सारे द्रव्य है जिसका प्रयोग सेक के लिए किया जाता है। सो इनमें से किसी भी द्रव्य का चयन आप सेक के लिए कर सकते हैं। लेकिन प्रायः अगेन जैसे मैंने अभ्यंग मर्दन के बारे में बताया कि हम वात का उपक्रम कर रहे हैं तो प्रायः यहाँ स्निग्ध सेक की अपेक्षा ज्यादा होती है। अन्य द्रव्यों के अपेक्षा स्निग्ध द्रव्यों से सेक ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो जब स्नेहन और स्वेदन ये दोनों एक साथ करने की आवश्यकता होती है उस वक्त इस उपक्रम का चयन किया जाता है। सो इट गिव्स बेटर आउटपुट। अगर स्नेहन और स्वेदन एक साथ करने की आवश्यकता है और सिर्फ स्नेहन और उसके बाद स्वेदन ऐसे उपक्रमों का चयन करने के बजाय अगर हमने स्नेहन स्वेदन एकत्रित सेक का प्रयोग किया तो उपशय जल्दी मिलता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आप आगे चिकित्सा स्थान देखेंगे तो जहां जहां शूल प्रधान लक्षण है वहां वहां सेक उपक्रम का प्रयोग किया है, उसके बारे में चर्चा की है, ऐसा दिखाई देता है। सो ऐसा लगता है कि सेक उपक्रम जो है वो शूल अगर प्रधान है, शूल लक्षण को कम करने के लिए प्रधान उपक्रम है, सो वात में भी जहां जहां शूल प्रधान संप्राप्ति है, शूल प्रधान लक्षण व्यक्ति है, वहां वहां सेक का प्रयोग करना, सेक उपक्रम का चयन करना यह अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद मध्य पैष्टिक और गौड़िक। देखिए मध्य मतलब वो संतर्पण भी करता है और अपतर्पण भी करता है। सो मार्गावरोध जन्य वात प्रकोप हो तो भी मध्य का प्रयोग कर सकते हैं, और धातुक्षय जन्य वात प्रकोप हो तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो पैष्टिक और गौड़िक इन दो ही मध्य के प्रकारों का यहाँ उल्लेख क्यों किया गया है? सो देखिए वो दोनों जो है वो वातघ्न है। सो स्नेहनी गुरु सुरा अनिल अग्नि, मतलब पैष्टिक का मतलब शायद बहुत लोगों को मालूम है, शाली पिष्टक कृत मध्य, तो ये तो पैष्टिक होता है। सो उसी को सुरा कहते हैं, और वो सुरा जो है वो अनिल अग्नि है। सो इसलिए यहाँ उसका प्रयोग किया गया है। और गुड़कृत मध्य जो है उसको गौड़िक कहा जाता है। सो सृष्ट मूत्र शकृत वातो, सो वात का शमन करने का स्पष्ट उल्लेख इन दोनों मध्यों में होने के कारण इस उपक्रम में अन्य मध्यों के बजाय पैष्टिक और गौड़िक ये दो प्रकार के मध्यों का उल्लेख प्रधान तौर पर किया गया है। सो हम भी इसी प्रकार के मध्य का चयन करेंगे। तो और देखिए ये एक महत्वपूर्ण है, मतलब सामावस्था में भी प्रयोग कर सकते हैं, निरामावस्था में प्रयोग कर सकते हैं, धातुक्षय में भी प्रयोग कर सकते हैं, मार्गावरोध में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मध्य का प्रयोग करना ये अत्यंत मतलब अग्निमंद है तो भी, मतलब अगर वात की चिकित्सा करनी है, वो संतर्पण की ओर जाना है तो अग्नि प्राकृत होना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन अग्नि अगर प्राकृत नहीं है तो संतर्पण चिकित्सा में बाधा आ सकती है या उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं कि हम ये करने की आवश्यकता है, महास्नेह का प्रयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन अग्नि इतना सक्षम नहीं है तो महास्नेह के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। महास्नेह की बात तो छोड़ दीजिए, स्नेहन उपक्रम करना है उसके लिए अगर घृत या तैल का भी अगर हमने चयन कर दिया और अग्नि अगर उसको भी पचन करने के लिए सक्षम नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है तो स्नेहन उपक्रम के बारे में विचार करना और वो उपक्रम को अवलंबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस अवस्था में अगर हमने मद्यों का प्रयोग किया तो वो एक साथ अग्नि की भी वृद्धि करता है, स्रोतोरोध को भी कम करता है और धातु क्षय को भी कुछ हद तक कम करता है। इसलिए मध्य ये सभी अवस्थाओं में प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वी कैन थिंक जब अग्नि मंद हो और स्रोतोरोध जन्य वात प्रकोप हो, ऐसी अगर स्थिति है तो जो मध्य अपतर्पण नहीं करते हैं, वातघ्न कैटेगरी के हैं, ऐसे पैष्टिक और गौड़िक मध्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। सो वी नीड टू डिफाइन कि अग्नि मंद हो और सामावस्था हो तो प्राधान्यतः मध्य का प्रयोग करना आवश्यक है।
उसके बाद बस्ती और बस्ती नियम, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हमने देख लिया है कि बस्ती बस्ती शब्द का प्रयोग जो है उसके साथ स्निग्ध और उष्ण, इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो रूक्ष और शीत, मतलब आप अगर बस्ती अध्याय आगे सिद्धि स्थान में देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि वहां वात के लिए प्रयुक्त बस्ती, पित्त के लिए प्रयुक्त बस्ती और कफ के लिए प्रयुक्त बस्ती, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न बस्तियों का वर्णन किया गया है। सो उसमें कफ के लिए जो बस्ती है वो प्रायः रूक्ष है, पित्त के लिए जो बस्ती वर्णन किए गए वो शीत है, और उनका प्रदान करना भी उष्ण नहीं, शीत अवस्था में ही करने का विधान दिया गया है। सो उन बस्तियों को दूर करने के लिए स्पेसिफिकली इन दो विशेषणों का उपयोग किया गया है कि वात की चिकित्सा के लिए स्निग्ध गुण वाले और उष्ण गुण वाले जितने बस्ती है उनका ही यहाँ प्रयोग करना आवश्यक है, यह स्पष्ट किया है। और उसके बाद कैसे बस्ती नियम का क्या है, यथाविधि बस्तीदान, मतलब क्या है यथाविधि, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट, रादर देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट जब आप वात के उपक्रम के लिए बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। या दूसरा भी उसका एक अर्थ होता है कि जो योग बस्ती, कर्म बस्ती, काल बस्ती, इनका वर्णन किया गया है, इनमें से किसी उपक्रम का भी हम चयन कर सकते हैं, उसके लिए भी बस्ती नियम शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा अरुण ने अर्थ लिया है। और हिमाद्री ने बस्ती शब्द का प्रयोग निरोह के लिए और बस्ती नियम का शब्द का प्रयोग अनुवासन के लिए। सो निरोह और अनुवासन दोनों एकत्रित करने का विधान है, ऐसा हिमाद्री का अर्थ है, लेकिन दोनों में ज्यादातर अंतर नहीं है। सो निरोह और अनुवासन, देखिए अनुवासन ये वात की प्रधान चिकित्सा है और निरोह ये वात की आवस्थिक चिकित्सा है। सो अनुवासन प्रधान, निरोह गौण, मतलब अनुवासन प्रारंभ करना और निरोह बीच बीच में जहां जहां आवश्यकता है, जब जब आवश्यकता है तब निरोह का प्रयोग करना। अगर हम ऐसा उपक्रम निश्चित करेंगे तो वात की चिकित्सा अच्छी तरह से हो सकती है। सो निरोह ये शुद्ध वात का मतलब प्रधान उपक्रम नहीं है, ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। जब मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है, दोषों के अन्य संसृष्ट दोष है, उनके शोधन की अपेक्षा है, ऐसी अगर स्थिति है और संप्राप्ति में वात प्रधान है, अगर ऐसी स्थिति है तो उस वक्त हम निरोध के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। लेकिन प्रधान उपक्रम बस्ती, ऐसा जब हम विचार करते हैं तो अनुवासन यह हमारे लिए प्रधान है, यह हमें ध्यान में रखने की अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद सुखशीलता, सुख स्पष्ट है, सुखाभ्यास, सौख्य अनुवृत्ति, सौख्य वृत्तित्व में जिस जिस उपक्रम से, जिस जिस कृति से सुख प्राप्त होता है उन सभी कृतियों का शीलन करना। शीलन करना मतलब अभ्यास करना, मतलब एक बार उसका प्रयोग कर दिया और शांत हो गए, ऐसी स्थिति नहीं है। उसका बार बार, मतलब जब तक वात का शमन नहीं होता तब तक उसका शीलन करना, अनुवृत्ति करना, यह अत्यंत आवश्यक है। तो इसका प्रयोग हम कब कब कर सकते हैं? धातु क्षयजन्य सुख से क्या होगा? संतर्पण होगा। सो डेफिनेटली अगर धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हुआ है तो हम सुखशीलता इस उपक्रम का प्रयोग करेंगे। अगर मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है, सामावस्था है, तो सुखशीलता ये बाद में आने, मतलब सामावस्था को निरामावस्था में जब हम कन्वर्ट कर देंगे तब हम सुखशीलता के बारे में विचार करेंगे, लेकिन प्रथम अवस्था में उसका उपयोग नहीं करेंगे। ओके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये विहारजन्य उपक्रम है। सो बहुत बार यह कहा जाता है कि विहार हेतुजन्य ही अगर, मतलब फॉर एग्जांपल अत्यंत श्रम हुए हैं और उसके कारण अगर वात प्रकोप हुआ है तो अन्य उपक्रमों से सुख का शीलन करना यह प्रधान चिकित्सा हो सकती है। ओके। सो विहारजन्य अगर हेतु है और उसके कारण अगर वात का प्रकोप हुआ है, वात की वृद्धि हुई है, तो विहारजन्य उपक्रमों का ही अगर हमने चयन किया तो तुलना में जल्दी उपशय मिल सकता है। इसीलिए जब विहारजन्य हेतु हो तो सुखशीलता का प्रयोग करना अत्यंत उचित होगा। उसके बाद किसकी चर्चा की गई? तो दीपनै ही पाचनै ही सिद्धाः स्नेहाश्च अनेक योनयः। सो ये सभी, जैसे मैंने पहले बताया कि ये पहले जो वातस्योपक्रमः स्नेह जो बताया गया है उसका विस्तार अभ्यंग मर्दन में, और उसका विस्तार फिर एक बार दीपनै ही पाचनै ही सिद्धाः स्नेहाश्च अनेक योनयः, ये दो स्थान पर उसका विस्तार किया गया है। फिर आप समझ जाएंगे
कि अन्य किसी भी उपक्रम का उल्लेख 2 या 3 बार विस्तार करने के लिए नहीं किया गया है। सो स्नेह ये सिर्फ एक ही उपक्रम है जिसका विस्तार करने के लिए 3 बार उसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि जैसे पहले बता दिया गया है कि यह श्रेष्ठ उपक्रम होने के कारण इसको बार बार बताया गया है, उसका विस्तार किया गया है। अन्य उपक्रम स्नेहन के उपक्रम की तुलना में कनिष्ठ होने के कारण उनको बार बार नहीं बताया गया है। सो दीपन ही पाचन ही सिद्धा स्नेहाश्च अनेक। तो स्नेहन का प्रयोग कैसे करना चाहिए? दीपन और पाचन द्रव्यों से सिद्ध करके उनका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अब यह करने की आवश्यकता क्यों होती है? जब अगर हम पहले पाचन उपक्रम करेंगे, उसके बाद दीपन उपक्रम करेंगे और उसके बाद अगर स्नेहन उपक्रम की ओर जाएंगे, सो फिर एक बार दीपन और पाचन सिद्ध द्रव्यों की आवश्यकता क्यों है? सो ऐसा होता है कि जब हम, एक तो ये बात है कि पाचन पूर्ण हो गया, दीपन पूर्ण हो गया और सिर्फ संतर्पण की ओर, मतलब सिर्फ स्नेहन की ओर जाना है, ये जो अवस्था है ये तय करना, मतलब ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता है। बीच में अवस्था ऐसी रहती है कि कुछ लक्षण इस अवस्था के, कुछ लक्षण उस अवस्था के, ऐसा होता है। तो अगर ऐसी ये बीच वाली जब अवस्था होती है तो हमें कुछ उपक्रम दीपन पाचन के कंपार्टमेंट से और कुछ उपक्रम स्नेहन कंपार्टमेंट में से करने की आवश्यकता होती है। सो ऐसी जो बीच वाली अवस्था है, उस वक्त इस उपक्रम का अगर हम प्रयोग करेंगे दीपन पाचन युक्त द्रव सिद्ध स्नेहों का, तो फिर एक बार, मतलब समझिए कि पूरी तरह से पाचन नहीं हो गया और आपने निर्णय कर लिया कि पाचन हो गया है और हमें सिर्फ आगे आगे स्नेहन की ओर जाना है, और अगर वो अग्नि इतना सक्षम नहीं है तो फिर एक बार आम की उत्पत्ति होकर के मार्गावरोध हो जाएगा और हम जो आगे जाने के बजाय हम एक बार फिर पीछे जाएंगे। तो इसीलिए इस अवस्था में दीपन और पाचन द्रव्य सिद्ध अगर स्नेह का प्रयोग किया तो वो द्रव्य दीपन और पाचन का भी कार्य करेंगे और स्नेहन और संतर्पण का भी कार्य करेगा। इसलिए इस बीच वाली अवस्था में इसका प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि ये भी हो सकता है कि आपने पाचन और दीपन ये अवस्थाएं ठीक तरह से जज कर ली है और आप जो स्नेहन की ओर जा रहे हैं, वो स्नेहन की ओर जाने के लिए जो पॉइंट आपने निश्चित कर लिया है वो ठीक है, उसका आपका चयन ठीक है, आपने जज अच्छी तरह से किया है। फिर भी जब हम एकांतिक संतर्पण या एकांतिक स्नेहन की ओर जाते हैं तो वो उपक्रम किंचित अतियोग की ओर चला गया तो भी फिर एक बार मार्गावरोध उत्पन्न हो सकता है, सामावस्था उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए उस वक्त भी दीपन और पाचन द्रव्य सिद्ध अगर स्नेह का प्रयोग करेंगे तो कुछ आपत्ति नहीं आती है। इसलिए अत्यंत विचारपूर्वक इन विशेषणों का उपयोग किया गया है कि दीपन ही पाचन ही सिद्धा स्नेह। अगर ऐसे स्नेहों का उपयोग कर दिया तो हमें अनुपशय मिलने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसीलिए इसकी ओर जाना अत्यंत आवश्यक है। तो जैसे चित्रक मुस्ता इन द्रव्यों का आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो एक महत्वपूर्ण बात यह है जिसके बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है कि जिस व्याधि के लिए हम इस उपक्रम का चयन कर रहे हैं, उस व्याधि में जो दीपन पाचन करने वाले द्रव्य वर्णन किए गए हैं उस अध्याय में, उन द्रव्यों में से किसी द्रव्य का अगर हमने चयन कर लिया तो दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। ओके, क्योंकि उस व्याधि में अगर उस द्रव्य का वर्णन किया गया है तो उस द्रव्य का सिर्फ दोष प्रत्यनीक या व्याधि प्रत्यनीक उपयोग नहीं है, तो उभय प्रत्यनीक उपयोग है। सो चित्रक मुस्ता इत्यादि द्रव्यों का हमने प्रयोग कर दिया तो दैट विल ओनली बी दोष प्रत्यनीक चिकित्सा। आर यू गेटिंग? सो सिर्फ वो दोष प्रत्यनीक चिकित्सा हो जाएगी। लेकिन अगर उभय प्रत्यनीक चिकित्सा की ओर हम गए तो हम चिकित्सा अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं और उपशय हो सकता है कि उभय प्रत्यनीक चिकित्सा के बाद उपशय थोड़ा जल्दी मिल सकता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जिस व्याधि की चिकित्सा हम कर रहे हैं उस व्याधि में वर्णित दीपन पाचन द्रव्यों का सिलेक्शन करके अगर स्नेह सिद्ध कर दिया और उसका प्रयोग किया तो दैट विल गिव यू बेटर आउटपुट, बेटर रिजल्ट।
इसलिए दीपन पाचन सिद्ध स्नेहा। और उसके बाद अनेक योनिया, सिर्फ घृत का प्रयोग करना है, सिर्फ तेल का, तिल वसा का, सिर्फ मज्जा का, ऐसी स्थिति नहीं है इसमें से। और स्नेहन अध्याय का अध्ययन आप जब करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि घृत का प्रयोग कब करना चाहिए, तैल का प्रयोग करना है, उसकी भी एक अवस्था निश्चित की गई है। उसका विस्तार अब हम यही इस स्थान पर नहीं करेंगे। तो उसकी जो निश्चित अवस्था है, घृत का प्रयोग, तैल का प्रयोग, वसा का प्रयोग और मज्जा का प्रयोग की अवस्था में करना है, उस अवस्था के अनुरूप स्नेह का चयन करने की आवश्यकता होती है एक। और उसके बाद भी सिर्फ तैल भी किया तो तिल का करना है, प्रियाल का करना है, अक्षोर का करना है, घृत का किया तो गो का करना है, महिष का करना है या अन्य किसी प्राणी का करना है। इसके बारे में उसके गुण और संप्राप्ति में जो गुण उपस्थित है उसके हिसाब से हमें निर्णय करने की आवश्यकता होती है। सो ये सब विचार करने की जिम्मेदारी हम पर दी गई है। ओनली प्रिंसिपल्स आर डिस्कस्ड हियर, उसका आगे का विस्तार करने की जिम्मेदारी है जो जो वैद्य इसके बारे में चिकित्सा कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि रुग्ण के हेतु देखना, रुग्ण में उपस्थित लक्षण देखना, उस अवस्था का निर्णय करना, उसका धातु बल, उसका अग्नि बल, काल, इन सब मुद्दों का विचार करके किस द्रव्य का सिलेक्शन करना है और किस उपक्रम की ओर जाना है, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता होती है। उसके बाद विशेषात मेद्य पिशित रस तैलानुवासतम। विशेषात इन शॉर्ट इतने सभी उपक्रमों के बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन विशेष रूप से मतलब महत्वपूर्ण में या इन शॉर्ट संक्षेप में किन उपक्रमों के और या किस उपक्रम के बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, इसके बारे में अंतिम पंक्ति में चर्चा की गई है। मेद्य पिशित रस, रस मांस रस स्पष्ट है। और मेद्य पिशित जो है वो रस के विशेषण है। रस मांस रस, वो मांस रस कैसा होना है? मेद्य पिशित, पिशित मांस और मेद्य मेदुर, मतलब मेदुर मांस अगर लिया और उसका मांस रस बना दिया तो वो वात के उपक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण। मतलब अगर पिशित जो है वो कृश प्राणी का लिया और उसका मांस रस बना दिया तो वो वात शमन का कार्य इतना नहीं करेगा जितना मेद्य पिशित मांस रस करेगा। ओके, सो मतलब ये मेदुर मांस लेना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण उपक्रम, महत्वपूर्ण अर्थ। या दूसरा पुष्ट मांस, ये दोनों अर्थ इसमें लिए जा सकते हैं और उसी का मांस रस, उसी प्रकार के मांस रस का प्रयोग करने की आवश्यकता है। उसके बाद तैल, तैल के बारे में आप स्नेहन में देखेंगे कि सभी गुणों से अगर वात प्रकोपित हुआ है तो तैल ये प्रधान चिकित्सा है, क्योंकि किसी भी गुण से प्रकोपित वात हो तो उसका शमन करने की क्षमता तैल में है। इसीलिए तैल ये प्रधान, मतलब स्नेहन उपक्रम में भी तैल का प्रयोग करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसे हमने अभी चर्चा की निरूह और अनुवासन में, अनुवासन ये महत्वपूर्ण उपक्रम है, निरूह आवस्थिक उपक्रम है। सो इसलिए विशेष में निरूह का उल्लेख नहीं किया गया है। विशेष उपक्रमों में अनुवासन, स्पेसिफिकली बस्ती के शब्द का प्रयोग ना करते हुए सिर्फ अनुवासन शब्द का प्रयोग किया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो उपक्रम बताए गए हैं तो इन उपक्रमों इन ये विशेष उपक्रमों की ओर अगर देखेंगे तो आपके अगेन ध्यान में आएगा कि ये तीनों उपक्रम जो है वो धातुक्षयजन्य और केवल वात अगर ये अवस्था है तो उसी अवस्था में प्रयुक्त करने के लिए है, और अन्य उपक्रम अन्य अवस्था में पहले हमने देख लिए है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। So now we will move to next point, that is पित्तोपक्रम। पित्तस्य सर्पिषः पानम स्वादु शीतैः विरेचनम। सर्पिषः पान स्पष्ट है, विरेचन स्वादु शीतैः, स्वादु और शीत से विरेचन। स्वादु तिक्त कषायानि भोजनानि औषधानि च, भोजन और औषध, स्वादु तिक्त कषाय स्पष्ट। उपक्रम कौन से है? भोजन और औषध, और उसके लिए किसका प्रयोग करना है? स्वादु तिक्त कषाय। सुगंधि शीत वृद्धानाम गंधानाम उपसेवनम, गंधों का सेवन करना है और वो कैसे होने चाहिए? सुगंध शीत वृद्ध। कंठे गुणानाम हाराणाम मणिनाम उरसा धृति, कंठ उसमें हारों का प्रयोग करना और उरस स्थान पर मणियों का धारण करना। सो धारण चिकित्सा यहाँ वर्णित की गई है। कर्पूर चंदनो शीरहि अनुलेपः क्षण क्षण, लेपों का प्रयोग करना चाहिए और वो क्षण क्षण करना चाहिए। कौन से द्रव्यों का? कर्पूर चंदन और उष्ण।
प्रदोषः चंद्रमाः सौधम हारिगीतम हिमोनला। प्रदोषः चंद्रमाः सौधम, प्रदोष काल के बारे में चर्चा की गई है। प्रदोष ये संधि काल है, दिन और रात के संधि का जो काल है उसको प्रदोष कहा जाता है। तो प्रदोषः चंद्रमाः स्पष्ट है, सौधम, सौध मतलब धवल गृह, सौधम हारिगीतम गीत सुनना, हिमोनिलः हिमनिल उसका सेवन करना, अयंत्रण सुखम मित्रम ऐसे मित्रों के साथ काल व्यतीत करना, पुत्रः संदिग्ध मुक्तवात ऐसे पुत्रों के साथ काल व्यतीत करना, छंदानुवर्तिनो दाराः प्रियाः शील विभूषिताः ऐसे दारा दारा के साथ मतलब ऐसी स्त्री के साथ काल व्यतीत करना, शीतांबुधारा गर्भाणी गृहाणी उद्यान दीर्घिकाः ऐसे गृह में रहना, शीताम जिसमें शीतांबुधारा गर्भ है और उद्यान दीर्घिका उस गृह के पास है, सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलिलाशय सैकते सांभोज जल तीरांते कायमाने द्रुमाकुले ऐसे घर में रहना जो सुतीर्थ विपुल स्वच्छ ऐसा सलिलाशय है, वो सलिलाशय सैकते मतलब सिकता प्रदेश में है, अंबोज जल तीरांते कायमाले आगे इसके बारे में हम मतलब ये सभी विशेषण जो है वो जिस गृह में हमें रहना है उस गृह के वर्णन करने वाले विशेषण है। और लास्टली विशेषतः सौम्या भावाः पयः सर्पिः विरेकश्च विशेषतः। सो अगेन जो वात के उपक्रम में कहा उसी प्रकार अंतिम पंक्ति जो है तो उसमें जो विशेष उपक्रम है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो लेट्स स्टार्ट। पित्तस्य सर्पिषः पानम स्वादुशीतैः विरेचनम। सबसे पहले क्या है, सर्पित पान करना है। सो डेफिनेटली उसके बाद विरेचन की चर्चा की है, तो ये पहले सर्पिपान जो है वो शमन के बारे में चर्चा करता है। ओके, सो सर्पिशः पानम कब करना जाए, अगर शमन चिकित्सा करने का निर्णय हो गया, मतलब क्या है, अल्पदोष है, बहुदोष नहीं है। बहुदोष है तो हम शोधन की ओर जाएंगे, विरेचन का चयन करेंगे, लेकिन दोष अगर अल्प है तो शमन की ओर जाएंगे। तो उसके लिए प्रधान उपक्रम कौन सा है, सर्पिशः पानम। देख लीजिए यहाँ सर्पिशः पानम, पान का शब्द, पान शब्द का प्रयोग किया गया है। सो 1 चम्मच 2 चम्मच इतनी अल्प मात्रा में लेना ये यहाँ अपेक्षित नहीं है। सर्पिशः पान मतलब शमन मात्रा में, शमन काल में इसका प्रयोग करना ये यहाँ अपेक्षित है। सो पित्तस्य सर्पिशः पानम। ओके, उसके बाद क्या है, बहुदोष है तो शोधन की ओर चले गए, और उसमें प्रधान उपक्रम कौन सा है, विरेचन है। सो विरेचन किस द्रव्यों की सहायता से करना है, मधुर और शीत द्रव्यों की सहायता से करने की आवश्यकता है। सो ये महत्वपूर्ण है। जब हम सिद्धि स्थान में वमन और विरेचन के लिए द्रव्यों का चयन करते हैं तो किस दोष के लिए, किस व्याधि के लिए हम इस उपक्रम को करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें द्रव्यों के चयन करने की आवश्यकता है। तो ये गाइडलाइन हमें यहाँ मिलती है। मतलब विरेचन के लिए भी जिन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे वो द्रव्य भी अगर पित्तघ्न है, पित्तघ्न गुण है उसमें, तो उसका परिणाम अधिक होता है। इसीलिए पित्तस्य सर्पिशः पानम स्वादु शीत ही विरेचनम। सो स्वादु और शीत द्रव्यों से विरेचन करना है। और उसके बाद भोजनानि औषधानि च, भोजन का प्रयोग और औषधों का प्रयोग। सो वात में सिर्फ भोजन के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन यहाँ भोजन और औषध दोनों के लिए किन किन रस और गुणों का प्रयोग करना चाहिए, स्वादु तिक्त कषायानि। यहाँ गुण की चर्चा तो विरेचन में की गई है, तो उसका अनुवर्तन हम यहाँ भोजन और औषध के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन वहां से सिर्फ शीत का प्रयोग, तो शीत यहाँ हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ चर्चा की गई है वो रसों की चर्चा की गई है। तो स्वादुतिक्त कषायानि भोजनानि औषधानि, यह स्पष्ट है कि पित्तघ्न रस है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ किया गया है। सो भोजन का सिलेक्शन करते वक्त और औषध का सिलेक्शन करते वक्त भी इन रसों की ओर हमारा ध्यान जाना अत्यंत आवश्यक है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्वादु रस का प्रयोग कब करना है, तिक्त रस का प्रयोग कब करना है और कषाय रस का प्रयोग कब करना है, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि तीनों रसों के एक एक द्रव्य ले लिया और उससे सिद्ध कुछ कुतर्ण वर्ग में से कुछ सिलेक्ट किया, या औषध ऐसा कुछ, या सिद्ध घृत या ऐसा कुछ बना दिया और उसका प्रयोग किया। सो इट विल बी अ वेरी लोअर लेवल चिकित्सा। अगर हमें चिकित्सा में अधिक यशस्विता प्राप्त करनी है तो पिन पॉइंट चिकित्सा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पिन पॉइंट चिकित्सा अगर हमें करनी है तो आगे जाकर के, मतलब रसभेदीय में से मधुर रस का प्रयोग कब करना चाहिए, तिक्त रस का प्रयोग कब करना चाहिए और कषाय रस का प्रयोग कब करना चाहिए, इसके बारे में सोच करके उसी अवस्था में
अगर इन द्रव्यों में से इन रसों में से किसी एक रस का चयन करेंगे तो अधिक यशस्विता प्राप्त हो सकती है। ओके, सो उसके बाद सुगंधि शीत वृद्ध्यानाम गंधानाम उपसेवन, पित्तोपक्रम जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम है। चिकित्सा किन किन माध्यमों से हम प्रविष्ट कर सकते हैं, इसका एक अत्यंत उत्तम उदाहरण इस उपक्रम में दिया गया है। सो पहले तो इधर क्या हो गया, श्रवण चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, औषध और भोजन, मतलब सभी के बारे में चर्चा कर ली। लेकिन आगे वाले जो उपक्रम है जो प्रायः हम में से दुर्लक्षित होते हैं, उनके बारे में यहाँ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। तो सुगंधि शीत वृद्ध्यानाम गंधानाम उपसेवन, गंधों का सेवन करना, मतलब ये गंध चिकित्सा का उत्तम उदाहरण है। किन किन गंधों का उपयोग हम पित्त के उपक्रम में करने की आवश्यकता है, सुगंधि शीत वृद्ध्यानाम, वो सुगंध हो, वो जो गंध है वो शीत हो, और वृद्ध, वृद्ध मतलब मन प्रिय हो। मतलब मन प्रियत्व ये व्यक्ति के अनुरूप भिन्न भिन्न होता है। एक गंध एक व्यक्ति को प्रिय है तो दूसरे व्यक्ति को उसी गंध से संतोष प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति नहीं होगी। सो वृद्ध शब्द का प्रयोग किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध, वृद्ध किसको होने की आवश्यकता है, उस रुग्ण को जिसके लिए हम इस उपक्रम का प्रयोग कर रहे हैं उसको वृद्ध होने की आवश्यकता है। और सुगंध के बारे में भी वही है, एक को जो सुगंध है वो दूसरे को दुर्गंध हो सकता है, या उतना सुगंध नहीं है ऐसी भी स्थिति हो सकती है। सो सुगंध और वृद्धत्व, ये जिस रुग्ण के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका विचार करने की आवश्यकता है। सो सुगंधि शीत वृद्ध्यानाम गंधानाम उपसेवनम। उसके बाद कंठे गुणानाम हाराणाम मणिनाम उरसा धृति है। सो कंठे, कंठ में क्या करना है, विभिन्न हार पहनने हैं। और उसके बाद क्या करना है, सो मणि नाम उरसा धृति, भिन्न भिन्न जो मणि है, मणियों की चिकित्सा का तो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है। अनेक व्याधियों में मणियों का प्रयोग किया गया है, तो उन मणियों का प्रयोग करके यहाँ किसका प्रयोग करना है इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। उनका धारण करना ये अत्यंत आवश्यक है। सो ये क्या हो गई, ये स्पर्श चिकित्सा हो गई। मतलब पहली पंक्ति में हमें गंध चिकित्सा के बारे में बताया गया, और ये दूसरी जो पंक्ति है वो हमें स्पर्श चिकित्सा के बारे में बताती है। कंठे गुणानाम हरिणाम मणिनाम उरसाधुति, शीत मारुति यहाँ लिखा है, लेकिन आगे उसके बारे में हिमो निलाहा ये आगे वर्णन किया है, लेकिन वो भी स्पर्श चिकित्सा है, इसलिए यहाँ उसका वर्णन यहाँ लिखा गया है। सो उसके बाद कर्पूर चंदनो शीरहि अनुलेप क्षणे क्षणे, अनुलेप, अनुलेप ये भी स्पर्श चिकित्सा है। स्पर्श चिकित्सा ये एक सब टॉपिक आप कह सकते हैं, ये अनुलेप है। सो अनुलेप के लिए भी किन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, लेप और अनुलेप में भी फर्क है, उसके बारे में विस्तार में हम नहीं जाएंगे, आप एक बार फिर उसको देख सकते हैं ग्रंथों में। सो अनुलेप कब करना चाहिए, सॉरी किन द्रव्यों का करना चाहिए, कर्पूर चंदन और उषिर, स्पष्ट है ये तीनों जो है वो गंध गुण वाले अत्यंत पित्तग्न श्रेष्ठ द्रव्य है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। और ये क्षणे क्षणे इस शब्द का जो प्रयोग किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षणे क्षणे मतलब बार बार उसका प्रयोग करना है। मतलब एक अनुलेप, लेप के अध्याय में आप अगर देखेंगे तो लेप का उपयोग कब तक होता है, जब तक वो सूखता नहीं है तब तक उसका उपयोग होता है। सो लेप लगा दिया, उसके बाद वो सूखना प्रारंभ हो गया तो उसको निकालना है, और उसके बाद फिर उसको लेप लगाना है। सो क्षणे क्षणे मतलब क्षण क्षण में उसका प्रयोग करना चाहिए, बार बार उसका प्रयोग करना चाहिए। मतलब कितनी बार करना चाहिए, जब तक पित्त का शमन नहीं होता तब तक उसका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार लेप लगा दिया और उसके बाद कुछ नहीं किया। आप इसके बारे में बहुत सारे व्याधि है, कुष्ठ हो, विसर्प हो, बार बार लेप करने की आवश्यकता होती है। तो ये क्षणे क्षणे ये महत्वपूर्ण विशेषण है। उसके बाद प्रदोषः, काल चिकित्सा, मतलब जो संधि काल है, जैसे अभी बताया कि दिन और रात का जो संधि काल है उसको प्रदोष कहा जाता है। सो उस काल का भी चिकित्सा में प्रयोग किया गया है। उस काल में अगर हम काल व्यतीत करते हैं तो पित्त का काल उसका शमन कर देता है। जैसे दोषों के मतलब चय प्रकोप प्रशम, काल के हिसाब से दोषों के वर्णन किया गया है। तो ये प्रदोष जो है वो काल चिकित्सा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रदोषः चंद्रमा, हाँ चंद्रमा भी ये मतलब ये सॉरी आगे जाएंगे। प्रदोषः चंद्रमा सौधम हारी गीतम हिमोनिरा, चंद्रमा ये रूप चिकित्सा का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। चंद्रमा
चंद्र चंद्र की ओर देखना, और काल का भी ये उदाहरण होता है। चंद्र का जब उदय होता है तो वो काल, और चंद्र को देखना, ये दोनों मतलब ये काल चिकित्सा और रूप चिकित्सा दोनों का एक एकत्रित उदाहरण है। धवल गृह, सौध, सौध मतलब धवल, धवल गृह में वास करना या धवल गृह को देखना, ये दोनों मतलब ये धवल गृह उदाहरण दिया है। धवल किसी कोई भी द्रव्य, वस्त्र, वो भी अगर धवल हो तो उसका भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सो प्रदोषः चंद्रमाः सौधम हारि गीतम, तो ये शब्द चिकित्सा का उदाहरण हो गया। हारी, हारी मतलब मनोहारी, जो मन को संतोष देता है, ऐसे गीतों को सुनना मनोहारी। मतलब अगेन ये मनोहारित्व जो है वो व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होगा। एक संगीत जो है, मतलब एक व्यक्ति को एक्स राग अगर पसंद है तो वो उसको पित्तज्ञ के तौर पर उसको उसका श्रवण करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कि दूसरा कोई संगीत या दूसरा कोई राग उसके लिए संतोष देने वाला हो, तो उसका प्रयोग उसके लिए करने की आवश्यकता है। एक ही प्रकार का संगीत ये आवश्यक नहीं है। सो इसीलिए शब्द का प्रयोग कौन से किया गया है? मनोहारी गीत, मतलब हारी गीतम, जो मन को संतोष देता है, ऐसे गीतों का श्रवण करना। और जैसे मैंने बताया कि हिमोनिलाह ये स्पर्श चिकित्सा में आता है, सो आगे ऊपर उसका वर्णन किया गया है। अयंत्रण सुखम मित्रम पुत्रः संदिग्ध मुक्तवाक। सो ऐसे मित्र और ऐसे मतलब ये विहार चिकित्सा हो गया, इनके साथ काल व्यतीत करना, ये विहार चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। यंत्रणा मीन्स मर्यादा, अयंत्रण सुखम मित्र मतलब जिनके साथ काल व्यतीत करने की कोई मर्यादा ही नहीं है। मतलब ऐसे मित्र की उनके साथ आप पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, उनके साथ काल व्यतीत करने के बाद जो सुख प्राप्त होता है उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। ऐसे जो मित्र है उनके साथ काल व्यतीत करना, यह पित्तघ्न चिकित्सा है। कितना कितना महत्वपूर्ण विशेषण है, अयंत्रण सुखम मित्रम। यंत्रणा यंत्रणा ही नहीं है, उसकी कुछ मर्यादा ही नहीं है। ऐसे मित्रों के साथ काल व्यतीत करना, ये मानस चिकित्सा के विहार मतलब ये मानस चिकित्सा की ओर ज्यादा जाता है। उसके बाद क्या है? पुत्र है संदिग्ध मुक्तवाक, ऐसे पुत्रों के साथ काल व्यतीत करना। कैसे पुत्र? संदिग्ध मुग्धवाक, संदिग्ध और मुग्ध वाक, वो भाषण करते हैं। वो भाषण कैसा होता है? संदिग्ध, संदिग्ध मतलब स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट रूप में वो भाषण करते हैं। और मुग्ध और अस्पष्ट है, इसीलिए क्या होता है, वो जो शब्द है वो हमें मुग्ध करते हैं, संतुष्ट करते हैं, आनंद देते हैं। सो ऐसे पुत्रों के बारे में, सॉरी, ऐसे पुत्रों के साथ काल व्यतीत करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम है। देखिए, मतलब ये तो उपक्रम है, और अगर आप ज्वर के लक्षणों में जाएंगे तो ऐसे शब्द भी उस अवस्था में उसको क्लेशकर लगते हैं। सो ये एक महत्वपूर्ण है। मैं पित्त की चिकित्सा है, और ऐसे ही शब्द जिस व्याधि में क्लेशकर लगते हैं वो पित्त से संबद्ध व्याधि है। तो ठीक है, मैं मुझे लगता है कि ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। उसके बाद छंदानुवर्तिनो दाराः प्रियाः शील विभूषिताः। सो दारा, दारा मतलब पत्नी, वो कैसे? छंदानुवर्तिनो, छंद अनुवर्तिन, अनुवर्तिन मतलब उसका व्यवहार, मतलब जिस प्रकार का व्यवहार करने की अपेक्षा है उस प्रकार का व्यवहार करने वाली पत्नी। प्रिया, जो प्रिय है, और शील विभूषिता, शील ही जिसका आभूषण है। आभूषण मतलब अब आभूषण स्पष्ट है, उसका उसके बारे में चर्चा करने की शील ही जिसका आभूषण है, ऐसी ऐसी जो पत्नी है उसके साथ काल व्यतीत करना। देखिए, ये भी विहार चिकित्सा मतलब काल व्यतीत करने की चिकित्सा है। यहाँ किसी भी स्तर पर व्यवहार का वर्णन नहीं किया गया है जो कफ के उपक्रम में किया गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ व्यवहार ये चिकित्सा नहीं है, सिर्फ ऐसी पत्नी के साथ काल व्यतीत करना यह चिकित्सा है। व्यवहार ये पित्त उपक्रम में हेतु हो सकता है। सो छंदानुवर्तिनो दाराः प्रियाः शील विभूषिताः। उसके बाद शीतांबुधारा गर्भाणी गृहाणी उद्यान दीर्घिकाः। ऐसे घर में किस स्थान पर हमें रहना चाहिए, तो अब इसका वर्णन किया गया है। शीतांबुधारा गर्भाणी, गृह में गृहाणी घर है, उसके गर्भगृह में क्या है? शीतांबुधारा, शीत अंबुधारा, शीत जल की धारा जिस घर के गर्भगृह में एट द सेंटर, ओके, है,
तो एट द सेंटर अगर शीतांबु धारा है तो सारा घर जो है, सारा गृह जो है वो क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। तो शीत गुण की ये चिकित्सा है। सो ऐसे स्थान पर रहना। सो शीतांबु धारा गर्भाणी गृहाणी। और वो और दूसरा एक विषय है उद्यान दीर्घिका। हाँ, और जिस घर के पास उद्यान है, मतलब अगर बड़े बड़े लोगों के घर है तो घर और उसके पास वो उद्यान से वेष्टित किया हुआ, मतलब उसका परिसर जो है उद्यान का ही रहता है, और उसमें वो उद्यान इतना बड़ा होता है कि दीर्घिका, दीर्घिका मतलब उद्यान में जो जलाशय छोटे छोटे रहते हैं उसको दीर्घिका बोलते हैं। तो वो उद्यान इतना बड़ा है कि उसमें छोटी छोटी छोटे छोटे जलाशय जिसको दीर्घिका बोलते हैं वो भी उसमें है। सो जिस घर के पास उद्यान है उस उद्यान में दीर्घिका है। जिस घर के गर्भगृह में शीत अम्बु की धारा है, ऐसे घर में अगर हम वास करते हैं तो ये पित्तघ्न उपक्रम है, पित्त का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है। तो यहाँ मैंने जैसे वात में हर एक गुण के बारे में चर्चा की, तो पर्पजली यहाँ मैंने उस बारे में चर्चा नहीं की है, क्योंकि मुझे जो कहना था वो मैंने उस वक्त कह दिया है। तो उसी प्रकार पित्त के उपक्रम के बारे में भी हमें विचार करने की आवश्यकता है कि किस गुण से अगर पित्त की वृद्धि है तो कौन से उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। पित्त वृद्धि की कौन सी अवस्था है तो कौन से उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। मतलब साम पित्त है, निराम पित्त है, शीत गुण से है, या अन्य गुण, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्टम, मतलब ऐसे जो गुण है उनके अनुसार कौन से उपक्रम का चयन करना है, इसके बारे में आप सोच दीजिए। क्योंकि हर वक्त इतना विस्तार करेंगे तो व्याख्यान जो है अति विस्तृत हो जाता है। इसलिए हम पहले उपक्रम में सिर्फ आपको दिग्दर्शन किया गया है कि ऐसे हम सोच सकते हैं। सो सेम शुड बी एप्लीकेबल टू पित्तोपक्रम एंड कफोपक्रम। ओके, उसके बाद भी घर का ही वर्णन किया है जहां हमें निवास करना है। सुतीर्थ विपुल स्वच्छ जलिलाशय सैकते सांभोज जय तीलांते कायमाने। कायमान का अर्थ है गृह। उस घर में हमें निवास करना है। वो कैसे होना चाहिए? सुतीर्थ विपुल विपुल स्वच्छ सलिलाशय सैकते। वो जो है वो किसी जलाशय के पास है। वो जलाशय कैसा है? सुतीर्थ। वो तीर्थ, तीर्थ का मतलब है मार्ग, मतलब उस जलाशय में जाने के लिए मार्ग, और वो मार्ग कैसा है? सुतीर्थ, अच्छी तरह से उसमें मार्ग बनाया गया है। विपुल स्वच्छ सलय, और वो जलाशय में जो जल है वो स्वच्छ और विपुल है। ओके, और वो जलाशय कहाँ है? सैकत है। सिकता मतलब वालुका, जो वालुका प्रदेश है उसमें वो जलाशय है। उसके बाद सांभोज जल तीलांत, वो जलाशय में क्या है? अंभोज, अंभोज मतलब कमल उसमें उत्पन्न हुए हैं। और वो जो घर है वो द्रुम आकुल, आकुल मतलब व्याप्त किया गया है। किससे व्याप्त किया गया है? द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष। जो घर वृक्षों से आकुल किया गया है, मतलब ऊपर से ढका गया है, छाया उसकी छाया में, मतलब वृक्ष की छाया में वो घर है। देखिए कितना वर्णन घर का किया गया है। सो पास में जलाशय है, उसके बाद उसमें कमल है, उसके बाद वो वृक्ष से आच्छादित किया गया है। ऐसा अगर घर हो और उसमें अगर हम निवास करते हैं तो क्या हो सकता है? तो पित्त का उपक्रम है। शीत गुण का परमोच्च बिंदु प्राप्त करने के लिए इतना सारा वर्णन यहाँ किया गया है। सो अगेन महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो उष्ण गुण पित्त का सबसे महत्वपूर्ण है। अतः शीत गुणात्मक चिकित्सा जो है यहाँ सबसे अत्यधिक मात्रा में वर्णन की गई है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य गुणों के बारे में भी विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद दूसरे भी एक महत्वपूर्ण है, जैसे हमने वात में बताया, वात में देखा कि विहारात्मक हेतु प्रधान है तो विहार चिकित्सा की ओर जाना चाहिए। तो सेम इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। अगर हेतु विहारात्मक है तो हमें यहाँ भी विहारात्मक चिकित्सा की ओर जाना अत्यंत आवश्यक है। सो अगेन सेम प्रिंसिपल, विशेष सौम्य भाव, ये मन प्रसादन, सौम्य भाव मतलब सौम्य भाव, ये मानस स्तर की चिकित्सा है। मन प्रसादन, मन का प्रसादन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सो ये महत्वपूर्ण है कि पित्त की चिकित्सा में वात की उपक्रम से भी अत्यधिक मन का प्रसादन करना, मन की ओर चिकित्सा करना आवश्यक है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम का वर्णन किया गया और विशेष उपक्रम में उसकी गणना की है। सौम्या भाव, सौम्या भाव
मतलब प्रसादन करने वाले जो कुछ उपक्रम है, जैसे कि हमने ये स्थान देखे, पुत्र देखे, मित्र देखे, दारा देखी, ये सब जो है वो मन का प्रसादन करने वाले उपक्रम है। सो ऐसे उपक्रमों का उपयोग करना, चिकित्सा में उपयोग करना, ये विशेष चिकित्सा है। उसके बाद दुग्ध स्पष्ट है, हमने पहले ही देख लिया है। घृत और विरेचन, इसके बारे में हमने विस्तार से देख लिया है। सो इट शुड बी नोटेड ओनली कि ये इन शॉर्ट इन उपक्रमों के बारे में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इतना ही सिर्फ यहाँ बताया गया है। सो नाउ वी विल मूव टू कफोपक्रम। श्लेष्मणो विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमन रेचनम। तो सबसे पहले शोधन की चर्चा की है। श्लेष्मणो विधिना युक्तम, विधियुक्त तीक्ष्ण वमन और विरेचन दोनों की चर्चा की है। उसके बाद अन्नम रूक्षाल्प तीक्ष्णोष्णम कटुतिक्त कषायकम, दूसरी पंक्ति अन्न के बारे में चर्चा करती है। वो रूक्ष, अल्प, तीक्ष्ण, उष्ण गुण वाला और कटु तिक्त कषाय रस वाला होना चाहिए। दीर्घकाल स्थितम मध्यम, मध्य सेवन करना है। देखिए, मध्य के बारे में पित्त में चर्चा नहीं की है, लेकिन वात में चर्चा की है वो पौष्टिक गौड़ी का, और यहाँ जो चर्चा की है वो दीर्घकाल स्थित मध्य की चर्चा की है। दीर्घकाल स्थितम मध्यम रति प्रीति ही प्रजाग्रह, रति प्रीति, यहाँ व्यवहार की चर्चा की गई। प्रजाग्रह, जागरण की चर्चा की है। अनेक रूपो व्यायाम, व्यायाम मतलब एक नहीं अनेक प्रकार के। चिंता, चिंता ये चिकित्सा है, हेतु और चिकित्सा एक ही है। तो उसको कभी हेतु कहेंगे तो कभी चिकित्सा होगी। ये तो अन्य जो कई अन्य भाव है उनके हिसाब से निर्णय करना पड़ेगा कि ये चिकित्सा है या हेतु है। अनेक रूपो व्यायाम चिंता रूक्षम विमर्दनम। देखिए, मर्दन, वात में भी मर्दन का प्रयोग आया था, लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि वो स्निग्ध भी हो सकता है, रूक्ष भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उसका वर्णन नहीं है। फिर भी ज्यादातर स्निग्ध मर्दन की अपेक्षा वात में होती है। यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि रूक्ष विमर्दन, रूक्षम विमर्दनम। विशेषात वमनम यूषा क्षौद्रम मेदोग्न औषधम, विशेष से वमन, उसके बाद यूष, क्षौद्र और औषध। कौन कौन से औषध? मेदोग्न औषध, धूम, उपवास, गंडूष और निस्सुखत्व। ये जो उपक्रम है ये महत्वपूर्ण उपक्रम है। सो लेट्स गो वन बाय वन। सो शोधन, सो श्लेष्मणो विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमन विरेचनम। सो शोधन शब्द का प्रयोग प्रायः वमन और विरेचन के लिए किया जाता है। बस्ती के लिए बस्ती शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। सो सिर्फ शोधन का प्रयोग किया तो प्रायः वमन और विरेचन उसमें अपेक्षित होता है। सो ऊर्ध्वाधो शोधन भी उसको कहा जाता है। सो यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया? विधिना युक्तम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विधिना युक्तम, विधि पूर्वक, विधि युक्त मतलब शॉर्टकट, सद्यो वमन, सद्यो विरेचन, ऐसा यहाँ कुछ अपेक्षित नहीं है। यहाँ जो कुछ अपेक्षा है वो विधिवत, जिस विधि से वमन करने का वर्णन किया गया है, जिस विधि से विरेचन करने का विधान किया गया है, उसी प्रकार यहाँ शोधन की अपेक्षा है। देर इज नो शॉर्टकट। ओके, सो सद्यो शोधन के लिए जो हम बहुत सारे शॉर्टकट्स का प्रयोग करते हैं, यहाँ उस किसी भी शॉर्टकट को यहाँ स्थान नहीं है। इसीलिए स्पेसिफिक वर्णन किया गया है विधिना युक्तम। और दूसरा महत्वपूर्ण विशेषण जो है वो तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण के दो अर्थ होते हैं। नंबर एक तो है तीक्ष्ण मतलब जो उपक्रम जो है वो अत्यधिक वीर्यवान होने की आवश्यकता है, ये एक। और दूसरी बात, जिन द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे वो द्रव्य भी तीक्ष्ण होने की आवश्यकता है। ये किस लिए? क्योंकि हम कफ का उपक्रम कर रहे हैं। सो कफ के उपक्रम के लिए, शोधन के लिए ज्यादा वीर्यवान द्रव्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि किंचित अतियोग हो गया तो भी उससे ज्यादा व्यापद उत्पन्न नहीं होते हैं, ज्यादा व्यापद उत्पन्न ही नहीं होते। मतलब ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किंचित अतियोग, मतलब यहाँ जो उपक्रम करने हैं वो सिर्फ सम्यक योग के यहाँ तक ही सीमित रखने की आवश्यकता है, ऐसी नहीं है। किंचित अतियोग हो गया, से 5-10% अतियोग हो गया तो भी व्यापद उत्पन्न नहीं होते हैं। सो यहाँ जो उपक्रम है वो सम्यक योग के किंचित आगे की ओर जाना, ये भी शास्त्र सम्मत है, ये हमें लाभ देता है। इसीलिए तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना, और तीक्ष्ण मतलब
वीर्य, अत्यधिक वीर्य अतियोग तक जाए इतना उस मतलब वमन भी सब में हो कि यहाँ मतलब कफच्छेद हो गया और वमन उसको बंद कर दिया, ऐसी आवश्यकता नहीं। इतना तक होने के लिए भी आप उसके लिए आगे प्रयास कर सकते हैं। सो किंचित आगे जाएंगे तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बल है कफ ही शरीर को बल देता है। सो अगर कफ वृद्ध हुआ है तो शरीर का बल अच्छा है, अधिक है, इसलिए किंचित अतियोग की ओर हम जाएंगे तो व्यापद नहीं होते। सो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो कब मृदु संशोधन, देखिए बात में क्या किया था, संशोधन मृदु शब्द का प्रयोग किया था, और यह तीक्ष्ण वमन रेचनम, तीक्ष्ण संशोधन का विषय। ये जो विशेषण होते हैं ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी ओर हमें ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसकी ओर अगर हमने ध्यान दिया तो व्यापद होने की संभावना बहुत कम होती है। उसके बाद अन्नम रूक्षाल्प तीक्ष्णोष्णम कटुतिक्त कषायकम दीर्घकाल स्थितम मध्यम। मध्य ये भी एक अन्न है, इसलिए तीनों को एकत्रित किया गया है। अन्न किन गुणों का होना चाहिए? रूक्ष गुण वाला, अल्प मात्रा में होना आवश्यक है, तीक्ष्ण गुण वाला और उष्ण गुण वाला। मतलब अल्प मात्रा में यह भी महत्वपूर्ण है, उसकी स्वास्थ्यावस्था में जो मात्रा है उससे भी वो कम होनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्यावस्था में स्वास्थ्य रक्षण के लिए जो उस रुग्ण की जो मात्रा है उससे भी कम मात्रा में अन्न का प्रयोग कफ के उपक्रम के लिए करना है। मतलब लंघन, देखिए हमें जाना कहाँ है, वात में हमने देख लिया था कि वो हमें संतर्पण की ओर जाना है, ब्रूहण की ओर जाना है, यहाँ हमें अपतर्पण की ओर जाना है। इसलिए आहार की मात्रा भी कम होनी चाहिए। और रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण ये अपतर्पण करने वाले, लंघन करने वाले गुणों के पदार्थ, उनका हमने अगर प्रयोग किया तो वो कफ का उपक्रम हो सकता है। और दूसरी बात, कटुतिक्त कषायकम, और कटु, तिक्त और कषाय, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है? ये आवश्यकता नहीं है, ये कफग्न रस है। और जैसे मैंने पित्त के उपक्रम के बारे में कहा, उसी प्रकार कटु का प्रयोग कब करना चाहिए, तिक्त का प्रयोग कब करना चाहिए और कषाय का प्रयोग कब करना चाहिए, इसके बारे में हमें विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द पॉइंट, इसका विस्तार मैं अब यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मर्यादा की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको यह कटु, तिक्त, कषाय का विस्तार करने की और आपके पास लिख करके रखने की आवश्यकता होती है, ताकि आप उचित रस का प्रयोग उचित अवस्था में करें। उसके बाद दीर्घकाल स्थितम मध्यम, दीर्घकाल स्थित मध्य, जितना अधिक समय तक मध्य आप रखते हैं तो उतना उसका तीक्ष्णत्व जो है वो अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। तो तीक्ष्ण अन्न का सेवन करना चाहिए, तो उसी प्रकार तीक्ष्ण मध्य का सेवन करेंगे। नया मध्य जो है अतीक्ष्ण रहता है, इतना उतना तीक्ष्ण, मतलब तीक्ष्णता की मात्रा जो है वो कम रहती है, लेकिन जो जितनी ज्यादा समय आप मध्य को रखते हैं वो तीक्ष्ण गुणों की वृद्धि होती है। इसीलिए दीर्घकाल स्थित मध्य का प्रयोग अगर हमने कफ में किया तो वो अत्यधिक लाभ देता है। मध्य का प्रयोग वात में भी किया गया और कफ में भी किया गया। पित्त में उसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब विहार की ओर जा रहे, रति प्रीति ही प्रजागरा अनेक रूपो व्यायाम चिंता रूक्षम विमर्दनम। रति प्रीति, प्रीति मतलब सुख की अनुभूति, रति व्यवाय, व्यवाय से सुख की अनुभूति होना। व्यवाय सुख, ये यहाँ चिकित्सा के स्तर पर उसका वर्णन किया गया है। ओके, वात के उपक्रम के बाद, वात के उपक्रम में तो इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की थी। पित्त के उपक्रम में जो धारा है उसका वर्णन किया था, लेकिन उसके साथ सिर्फ काल व्यतीत करने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली व्यवाय करने का विधान किया गया है। व्यवाय, शुक्र प्रवृत्त होने के बाद कफ कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ व्यवहार का उपयोग चिकित्सा के स्तर पर किया गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी उपक्रम एब्सोल्युटली राइट और एब्सोल्युटली रॉन्ग ऐसा नहीं हो सकता। जो अवस्था है उसके अनुरूप कौन सा उपक्रम कब करना चाहिए, ये अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका निर्णय किया जा सकता है। एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट बैड ऐसा कुछ उपक्रम के बारे में हम नहीं कह सकते। रति प्रीति ही प्रजागरा, सेम इज एप्लीकेबल टू प्रजागर।
वो वात के पित्त के लिए हेतु है, लेकिन यहाँ वो चिकित्सा है, प्रजागरण। और सिर्फ जागरण है, प्रजागरण, अत्यधिक मान में प्रकर्षेण जागरण, अत्यधिक जागरण करना यह कफ का उपक्रम है। सो आप सोच सकते हैं कि किन किन गुणों के कारण अगर कफ की वृद्धि हो गई तो प्रजागर का उपयोग हो सकता है। अनेक रूपों व्यायाम, व्यायाम मतलब व्यायाम का उपयोग वात में देखेंगे तो सुखशीलता, व्यायाम का अभाव, सिर्फ अभाव ही नहीं, जिस स्थिति में सुख की अनुभूति होती है उस स्थिति में रह करके उसका शीलन करना। लेकिन यहाँ अनेक रूपों व्यायाम है, एक ही प्रकार का व्यायाम करेंगे तो शरीर के विशिष्ट अंगों को ही व्यायाम होगा। इसलिए अनेक रूप, भिन्न भिन्न प्रकार व्यायाम प्रकार जो है उनका प्रयोग करना ये यहाँ आवश्यक है। सो अनेक रूपों व्यायाम, चिंता, देखिए पित्त और वात में चिंता हेतु है और यहाँ चिंता चिकित्सा है। ओके, सो अगेन एब्सोल्यूट राइट एंड एब्सोल्यूट रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं हो सका होता। जो अवस्था है वो डिसाइड करती है कि योग्य क्या है और अयोग्य क्या है। सो चिंता, रूक्षम विमर्दनम, जैसे हमने कहा विमर्दन, रूक्ष विमर्दन, ये जो दिनचर्या में आया है उसका उपयोग यहाँ हम कर सकते हैं। प्रायः विमर्दन मतलब उद्वर्तन जो है तो विमर्दन का ही एक मॉडिफाइड रूप है। ओके, सो वहां जो उद्वर्तन बताया गया, उद्वर्तन भी संतर्पण करने वाले और अपतर्पण करने वाले हैं, तो यहाँ अपतर्पण करने वाले रूक्ष मतलब हरिद्रकी का प्रयोग विमर्दन के लिए कर सकते हैं, त्रिफला का प्रयोग विमर्दन के लिए कर सकते हैं। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण, सिर्फ हमें लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन विमर्दन ठीक तरह से किया तो कितना अपतर्पण कम कर सकते हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना ये महत्वपूर्ण उपक्रम है, ये करने वाला भी बलवान होने की आवश्यकता होती है। और जिसके उपक्रम करना है, अरे बहुत जोर से आवाज आ रही है, और जिसको ये उपक्रम करना है वो भी बलवान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अत्यंत अपतर्पण करने वाला उपक्रम है। उसके बाद विशेष रूप से क्या करना चाहिए, तीक्ष्ण वमन और विरेचन का प्रयोग बता दिया, लेकिन यहाँ विशेष रूप में वमन विशेष है, विरेचन इसका विशेष उपक्रम नहीं है। उसके बाद यूष, यूष मुद्गयूष या किसी भी अन्य द्रव्य का, मतलब शिम्बी का, शिम्बी यहाँ सिर्फ मुद्ग का प्रयोग, मुद्ग के बारे में नहीं कहा गया है। सो यू नीड टू सिलेक्ट कौन से शिम्बी धान्य का प्रयोग करना है और उसका यूष, मतलब यहाँ सिर्फ कृतान्न वर्ग में से किस किस आहार संकल्पना का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की है। सो यूष संकल्पना जो है, सो यूष संकल्पना कफन है। सो आपको निश्चित करना है कि यूष के लिए किस द्रव्य का हमें चयन करना है। उसके बाद क्षौद्र, ये द्रव्यतः मतलब ये कफग्न है। सो इसका उपयोग हम मतलब बहुत सारे मतलब आप अगर हमारे यहाँ इतना क्षौद्र का उपयोग आहार्य पदार्थ इसके इस तौर पर ज्यादातर नहीं किया जाता, लेकिन अनेक प्रांत ऐसे हैं जहाँ क्षौद्र का उपयोग आहार के स्तर पर किया जाता है। सो यहाँ क्षौद्र आहार जितनी मात्रा में लेते हैं उतनी मात्रा में क्षौद्र का प्रयोग करेंगे तो वो कफग्न कार्य अच्छी तरह से। मेदोग्धम औषधम, कफ आश्रयाश्रय भाव का और हम देखेंगे तो रस और मेद स्थित कफ ज्यादा रहता है, तो मेदोग्न औषधों का प्रयोग किया तो अंततः वो कफग्न होता है। तो मेदोग्न मतलब स्थौल्य की चिकित्सा जो बताई गई है, मेदोग्न चिकित्सा जो बताई गई है, वहां के जो उपक्रम है, वहां के जो औषध है, उनका प्रयोग आप यहाँ कर सकते। धूमपान, यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम है। वात और कफ में इसके बारे में बिल्कुल चर्चा भी नहीं की थी। उपवास स्पष्ट है, यहाँ उपवास जो है वो निराहार रूप लंघन मतलब शोधन रूप भी लंघन हो सकता है, अन्य अन्य उपक्रम की सहायता से भी लंघन हो सकता है, लेकिन उपवास शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो वो निराहार रूप, आहार का त्याग करना और लंघन प्राप्त करना, यह उपवास शब्द का अर्थ है। गंडूष स्पष्ट है, निस्सुखत्व, और निस्सुखत्वम सुखाय च, मतलब निस्सुखत्व, उसको सुख की प्राप्ति ना हो ऐसे प्रयास करना, वही उसका सुख है। देखिए जिससे उसको सुख प्राप्त होता है उसका शीलन करना, ये वात की चिकित्सा है। और उसको सुख मतलब लौकिक अर्थ से जिसको सुख कहा जाता है,
ऐसा उपक्रम ना करने देना, यही उसके लिए सुखप्रद मतलब इष्ट है। इसलिए निस्सुखत्व या इसका उपक्रम है, यह हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सो अभी तक क्या बताया गया है कि वात का उपक्रम, पित्त का उपक्रम और कफ का उपक्रम। सो एक दोष अगर प्रकोपित हुआ है तो उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, दूसरा दोष मतलब एक एक दोष प्रकोपित हुआ है तो उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई थी। लेकिन हर वक्त ऐसी ही स्थिति नहीं होगी। हो सकता है कि दो दोष मतलब जो हेतु रुग्ण सेवन करेगा, वो हेतु एक ही गुण को वृद्ध करेगा, एक ही गुण को प्रकोपित करेगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टेक दधी। दधी का अगर वो अतिसेवन कर रहा है तो वो कफ और पित्त दोनों को प्रकोपित करेगा, दोनों की वृद्धि करेगा। आतप सेवन होता है तो पित्त के साथ वो वात की भी वृद्धि करेगा। सो अगर ऐसी स्थिति है, एक साथ दो दोषों की वृद्धि होती है, तो हमें दो दोषों के उपक्रम करने की आवश्यकता होती है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, इन उपक्रमों में से किसका चयन करना चाहिए, उसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है क्या? और अगर दो ही नहीं तीनों दोष एकत्रित आ गए और उन्होंने अगर व्याधि उत्पन्न कर दिया तो उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ गाइडलाइन देने की आवश्यकता है। इसलिए वो गाइडलाइन इस सूत्र में दी गई है। उपक्रमः पृथक दोषान यो अयम उद्दिश्य कीर्तितः संसर्ग सन्निपातेषु तम यथास्वम विकल्पयेत्। उपक्रमः पृथक दोषान, यहाँ उद्दिश्य कीर्तितः, पृथक दोषान उद्दिश्य, पृथक पृथक दोषों को ध्यान में रख करके जिन जिन उपक्रमों के बारे में हमने चर्चा की है, ओके, वो संसर्ग सन्निपातेषु तम यथास्वम विकल्पयेत्। संसर्ग मतलब जो दोष, जब दो दोष एकत्रित आते हैं तो संसर्ग कहा जाता है, और सन्निपात जब तीनों दोष एकत्रित आते हैं तो सन्निपात कहा जाता है। यथास्वम विकल्पयेत्, यथास्व मतलब जो दोष एकत्रित आते हैं उनकी जो अपनी अपनी चिकित्सा है, उस चिकित्सा का मतलब वात और पित्त एकत्रित आए हैं तो वात और पित्त उनके उपक्रमों में से उपक्रमों का चयन करने की आवश्यकता है। कफ पित्त एकत्रित आ गए हैं तो कफ और पित्त, इनमें इनके उपक्रमों में जिन जिन उपक्रमों की चर्चा की गई है उनका सिलेक्शन करना, और उनमें से किस उपक्रम को करना और किस उपक्रम को नहीं करना, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। अगेन ये जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन एक ही मात्रा में मतलब ऑलवेज 50-50% होगा, ऐसी स्थिति नहीं होगी। हो सकता है कि वात अधिक मात्रा में प्रकोपित है और पित्त उसकी तुलना में अल्प मात्रा में प्रकोपित है, या पित्त अधिक मात्रा में प्रकोपित है और वात उसकी तुलना में अल्प मात्रा में प्रकोपित है, 70-30%। अगर ऐसी स्थिति है तो अगर पित्त 70% है तो पित्त के मतलब दोषमानानुसारेण औषधाधिक्यत्वम और न्यूनत्व, मतलब पित्त अधिक मात्रा में वृद्ध है तो पित्त के उपक्रम में से ज्यादा उपक्रमों का चयन करना और वात के उपक्रमों में से कम मात्रा में उपक्रमों का चयन करना यह आवश्यक है। सो इट विल बी एप्लीकेबल व्हेन जो दोष अधिक मात्रा में, उसके मान के अनुसार औषधों का और उपक्रमों का चयन करना ये अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है, जब जैसे हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो दैट इज इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कुछ उपक्रम ऐसे हो सकते हैं, कुछ द्रव्य ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को विरोध कर सकते हैं, या एक उपक्रम दूसरे उपक्रम को दूसरे दोष को विरोध कर सकता है। जैसे हमने देख लिया है कि वात में जो उपक्रम है उसके पूर्णतः विपरीत कुछ उपक्रम पित्त कफ में है। सो ऐसे उपक्रमों का चयन करना नहीं चाहिए। सो दोष औषध मेलनम अविरोधेन, जो एक दूसरे को विरोध ना करे, ऐसे उपक्रम या ऐसे द्रव्यों का चयन करके हमें संसर्ग और सन्निपात की चिकित्सा करने की आवश्यकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब संसर्ग और सन्निपात में यहाँ फिर से बहुत बड़े कुछ सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ जो भिन्न भिन्न उपक्रम एक एक दोष की चिकित्सा के लिए कहे गए हैं उनमें से कुछ उपक्रम सिलेक्ट करके वी नीड टू डिजाइन उपक्रम ऑफ दैट पर्टिकुलर संसर्ग और सन्निपात अवस्था। ओके, सो ये डिजाइन करने का काम हमें करना है। सिर्फ उसका गाइडिंग प्रिंसिपल जो है
वो यहाँ दिया गया है। सो उपक्रमः पृथक दोषान् यो अयम उद्दिश्य कीर्तितः संसर्ग सन्निपातेषु तम यथास्वम विकल्पयेत्। अपने अपने जो उपक्रम है उसकी मात्रा के अनुसार अविरोध हो, इस प्रकार से उनका चयन करना है और अपना अपना एक प्लान डिसाइड करके उसके अनुसार उसके आगे की चिकित्सा करने की आवश्यकता है। दूसरे एक स्तर पर इसका वर्णन किया गया है कि संसर्ग और सन्निपात में ऋतुचर्या में जो भिन्न भिन्न ऋतुओं की चर्या का वर्णन किया गया है, उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये सूत्र लिखा गया है कि ग्रीष्मः प्रायो मरुत पित्ते वासंतः कफ मारुते मारुतो योगवाहित्वात् कफ पित्ते तु शारदः। ग्रीष्मः प्रायो मरुत पित्ते, अगर मरुत और पित्त ऐसी स्थिति है, वात पित्त का संसर्ग है, तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो उपक्रम कहे गए हैं उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। वासंतः कफ मारुते, कफ और मारुत, कफ और वात एकत्रित होकर के अगर कुछ व्याधि उत्पन्न हुआ है तो वसंत ऋतु में जो ऋतुचर्या वर्णन की गई है उनमें जो उपक्रम वर्णित है उन उपक्रमों का चिकित्सा के स्तर पर प्रयोग कफपित्त में करने की आवश्यकता है। और ये जो है कफ पित्ते तो शारदा, ठीक है, मुझे लगता है तो पहले हम योगवाहित्व के बारे में चर्चा करें। अब एक दूसरा ही प्रश्न उठता है कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में ऐसे बहुत सारे उपक्रम वर्णन किए गए हैं जो पित्तग्न है, एकांतिक शीत गुण को हाईलाइट करते हैं, मतलब उष्ण गुण को ध्यान में रख करके शीत गुणों का परमोच्च बिंदु वहां प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो क्या वो शीत गुण मरुत्पित्त होने के बाद भी इतनी मात्रा में प्रयुक्त करने की आवश्यकता है? अगर है तो ऐसा क्यों है? तो उसका उत्तर दिया गया है कि मारुतो योगवाहित्वात्, मारुत योगवाही होने के कारण ये उपक्रम यहाँ बताए गए हैं। योगवाहित्व का मतलब क्या है? योग का मतलब है संबंध, और योगवाही मतलब संबंध का, अपना हमारे योग का वहन करने का जो विशेष गुण है उसको योगवाही गुण कहा जाता है। सो द्वितीय अनुसरणेन इति योगवाही, मतलब दूसरे के गुण का अनुवर्तन करना, अनुवर्तन नहीं, निर्वहन करना, इसको योगवाही कहा जाता है। सो पित्तयुक्त वात जब हो जाता है, मतलब वात दाह उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन जब पित्तयुक्त वात हो जाता है तो दाह उत्पन्न करता है, मतलब वो दूसरे का गुण जो पित्त का उष्ण गुण है उसका निर्वहन करता है। इसीलिए अगर पित्त स्थित वात है, पित्त स्थित नहीं, पित्तयुक्त वात है, स्थित शब्द का प्रयोग गलत हो गया है, पित्तयुक्त वात है और कफयुक्त वात है, अगर ऐसी स्थिति है तो पित्त का उपक्रम करने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ग्रीष्म में पित्त का उपक्रम, मतलब पित्तयुक्त वात है तो ग्रीष्म ऋतुचर्या का अवलंब करना चाहिए। कफयुक्त वात है तो कफ का मतलब वो किसके अनुसार व्यवहार करेगा? पित्त के अनुसार व्यवहार करेगा, वो कफ के अनुसार व्यवहार करेगा। तो इसलिए वहां सिर्फ पित्त या कफ की चिकित्सा का धोरण, मतलब जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो सिर्फ पित्त या कफ के उपक्रम गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर आगे रख दिए तो भी अच्छा परिणाम मिलता है। और कफ पित्त में से तो कोई योगवाही नहीं है, इसीलिए उसका अलग सा वर्णन किया गया है, कफ पित्ते तो शारदा। और कफ और पित्त एकत्रित होकर के अगर कुछ उत्पन्न हुआ है तो उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए? उसकी चिकित्सा शरद ऋतुचर्या में जो कुछ वर्णन किया गया है उसके बारे में उसके अनुसार करने की आवश्यकता है। अब यह प्रश्न उठता है, क्या आप तो चर्चा कर रहे हैं संसर्ग और सन्निपात की, लेकिन इस सूत्र में तो फिर संसर्गों की ही चर्चा की है, तो सन्निपात के बारे में क्या करेंगे? तो सन्निपात के बारे में वर्षा ऋतु में प्रायः तीनों दोषों की वृद्धि होती है, इसलिए प्रावृट काल की, मतलब वर्षा ऋतु की जो ऋतुचर्या बताई गई है उसमें जो भिन्न भिन्न उपक्रम बताए गए हैं वो सन्निपात के लिए प्रयुक्त करने की आवश्यकता है। सो इन शॉर्ट, कफपित्त के लिए ग्रीष्म ऋतुचर्या, कफवात के लिए वसंत ऋतुचर्या, कफपित्त के लिए शरद ऋतुचर्या और सन्निपात के लिए वर्षा ऋतुचर्या, ये ध्यान में रखना चाहिए। उस ऋतुचर्या में जाकर के वहां जो कुछ आहार, विहार, उपक्रम
औषध, इनका वर्णन किया गया है। वहां से गाइडिंग प्रिंसिपल लेकर के इस अवस्था में उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। अब किस काल में इन दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए, ये एक मुद्दा अब इसके आगे आता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आके आती है कि ऐसा नहीं होगा कि जब दो दोष एकत्रित आते हैं वो एक ही अवस्था में होंगे, वो चय ही अवस्था में होंगे या प्रकोपित ही अवस्था में होंगे, ऐसी भी स्थिति नहीं होगी। सो ऐसा भी हो सकता है कि दो दोष जब एकत्रित आ जाएंगे तो एक चयावस्था में भी हो और एक प्रकोप अवस्था में भी हो। तो ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं जब है तो उनकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में वर्णन अगला सूत्र हमें देता है। चय एव जयेत दोषम कुपितम तो अविरोधयन्। चय एव जयेत दोषम, सबसे पहले तो हम मतलब काल की चर्चा करेंगे। सो चय एव जयेत दोषम, दोषों की चिकित्सा चयावस्था में ही करना चाहिए। उसको प्रकुपित अवस्था तक जाने का अवसर ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि चयावस्था में उसका बल कम होने के कारण चिकित्सा अल्प लगती है, तो हमें यशस्वता प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए चय एव जयेत दोषम। तो उसके बाद प्रकुपितम तो अविरोध है। तो उस वक्त अगर अन्य दोष प्रकुपित है तो क्या करना चाहिए, प्रकुपित दोष को विरोध ना करते हुए, मतलब एक दोष चयावस्था में है और दूसरा दोष प्रकुपित अवस्था में है, अगर ऐसी स्थिति है तो चयावस्था में जो दोष है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन वो कैसे करनी चाहिए, वो पिपित्त दोष के अविरोधी, मतलब हम ऐसे उपक्रम या ऐसे द्रव्यों का चयन नहीं करना चाहिए जो चयावस्था में जो दोष है उसका शमन करे, लेकिन जो प्रकुपितावस्था में दोष है उसकी वृद्धि करे। अगर ऐसी स्थिति हो गई तो वो विशुद्ध चिकित्सा नहीं होगी, अशुद्ध चिकित्सा होगी, एक। और दूसरी बात, जो कुपित है वो अधिक कुपित होकर के हमारी चिकित्सा को आसान नहीं बनाएगा, हमें कष्टप्रद चिकित्सा की ओर ले जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पहले कुपित दोष की चिकित्सा नहीं की गई है, यहाँ चयावस्था में जो दोष है उसकी चिकित्सा की गई। क्योंकि जो अल्प बलवान है उसकी चिकित्सा पहले करेंगे तो उसके बाद जो कुपित है वो एक ही रह जाता है, तो उसकी जो सामान्य चिकित्सा बताई गई है उसके अनुसार हम चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन कुपित की चिकित्सा हम करेंगे तो उस कुपित की चिकित्सा करते वक्त अगर चयावस्था में जो दोष है वो कुपिता अवस्था तक आ जाएगा तो दो कुपिता अवस्था में जो दोष रहते हैं उनकी चिकित्सा करना ज्यादा कष्टप्रद होता है। इसीलिए जो चयावस्था में दोष है उसकी पहली चिकित्सा करना, उसके बाद जो कुपित दोष है उसकी चिकित्सा सामान्य उपक्रम के आधार पर करना, ये ज्यादा आवश्यक होता है। सो चय एव जयेत दोषम, लेकिन चयावस्था में ही उसकी चिकित्सा करना, कुपितम तो अविरोधयन्। ओके। सो और दूसरी बात, सर्वकोपे बलीयांशम शेष दोष अविरोधतः। अगर सभी दोषों का प्रकोप हुआ है तो क्या करना है, बलीयांशम, चिकित्सा किसकी करनी चाहिए, बलीयांशम, जो सबसे बलवान है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और वो कैसी करनी चाहिए, शेष दोष अविरोधतः। जो अन्य दोष है, मतलब बलवान की चिकित्सा करनी है लेकिन जो अन्य दोष है उनको विरोध ना करते हुए बलवान दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। सो कुपित दोष अविरोधी चय दोष चिकित्सा, पॉइंट नंबर 1। और शेष दोष अविरोधे न बलवान दोष की चिकित्सा, ये मतलब पहली पंक्ति जो है वो संसर्ग की चिकित्सा के लिए बताता है और दूसरी पंक्ति जो है वो संसर्ग सन्निपात के लिए बताता है। अब दूसरे प्रकार से भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। तो दूसरा क्या कहता है, चय एव जयेत दोषम, मतलब ये सिर्फ ये दो दोषों को एकत्रित करके चिकित्सा नहीं बताई गई है। चय अवस्था की चय की चिकित्सा भिन्न बताई गई है और प्रकुपित की चिकित्सा भिन्न बताई है। चय एव जयेत दोषम, चयावस्था में ही दोष की चिकित्सा करने की आवश्यकता है, उसको प्रकुपित अवस्था तक जाने का अवसर देना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब आपको चिकित्सा करने का अवसर नहीं मिला या आप चिकित्सा करते रहे फिर भी आपकी जो चिकित्सा है वो अल्प बल रही, इसलिए वो अगर प्रकुपितावस्था में गया तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए,
कुपितम तो अविरोधयन, कुपित दोष की चिकित्सा करनी चाहिए अविरोधयन, किसको विरोध ना करते हुए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसका एक है कि उसका एक अर्थ ये निकलता है कि जो दोष प्रकुपित हुआ है उसने जिस व्याधि को जन्म दिया है उस व्याधि का एक स्वभाव रहता है। उस स्वभाव को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे, उसको अगर उसकी ओर हम अगर लक्ष्य नहीं देंगे, उसकी ओर ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि हम दोष प्रतिनिक चिकित्सा करेंगे लेकिन व्याधि से जो ताप होता है, व्याधि से जो क्लेश होते हैं वो बढ़ सकते हैं। इसीलिए अविरोधयन मतलब जो व्याधि स्वभाव है उस व्याधि स्वभाव को विरोध ना करते हुए प्रकुपित दोष की चिकित्सा करने की आवश्यकता है। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। ओके, समझ लीजिए कि कफज ज्वर उत्पन्न हुआ है। ओके, कफज ज्वर जब मतलब आप दोष प्रतिनिक चिकित्सा किसकी करेंगे? कफ दोष की करेंगे। लेकिन ज्वर जो व्याधि उत्पन्न होता है उस व्याधि का स्वभाव क्या है? उस व्याधि का स्वभाव उष्ण गुण है, उष्ण गुण वाला है, ताप देने वाला है। इसलिए आप कफग्न चिकित्सा का चयन करते वक्त अत्यंत उष्ण, अत्यंत तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो वो कफग्न चिकित्सा तो होगी, लेकिन व्याधि स्वभाव उष्ण गुण का होने के कारण जो शरीर में संताप होता है उस संताप को वृद्ध करेगी। इसीलिए हमें ऐसे द्रव्यों का चयन करना चाहिए जो कफग्न भी हो और संताप ज्यादा वृद्ध भी ना करे। तो यहाँ तिक्त रस का प्रयोग, आप ज्वर की चिकित्सा देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, तो यहाँ तिक्त रस का प्रयोग ज्यादा किया गया है। ओके, जो संताप को अविरोधी है और कफग्न काम करता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुपितम मतलब कुपितम दोषम और अविरोधयन व्याधि स्वभाव को विरोध ना करते हुए, ये यहाँ महत्वपूर्ण अर्थ हेमाद्री ने लिया गया है और ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देखिए बहुत वैद्यों के जो ज्वरग्न योग रहते हैं उसमें कुछ तो कुछ पित्तंग द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ज्वरग्न योग डिस्क्राइब्ड बाय दातार गुरु जी। सो वहां लक्ष्मी नारायण उसके साथ गैरिक का प्रयोग किया गया है। सो क्यों किया गया है? सो अविरोधयन, किसको अविरोधयन? व्याधि को अविरोधयन। ऐसा योग बनाने के लिए लक्ष्मी नारायण जो कफग्न कफज ज्वर में प्रयुक्त किया जाने वाला द्रव्य है और उसके साथ गैरिक जो प्राधान्यतः ज्वर में प्रयुक्त करने का विधान है ही नहीं, वो कषाय रस वाला स्तंभन करने वाला द्रव्य है। सो वहां उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ उसका अल्प मात्रा में प्रयोग किया गया है क्योंकि वो व्याधि स्वभाव को अगर कुछ हानि पहुंचती है वो हानि ना पहुंचे, इसलिए अगर एक द्रव्य का सिलेक्शन हम नहीं कर सकते तो व्याधि स्वभाव के विरोधी कुछ ना कुछ द्रव्य उसमें अगर मिश्र करेंगे तो वो अच्छी चिकित्सा हो सकती है। इसलिए चय एव जय दोषम कुपितम तो अविरोध है। और सेम सर्वकोपय बलियांशम शेष दोष अविरोध है। इसमें कोई भिन्न अर्थ हेमद्री ने नहीं निकाला है। शेष दोष अविरोधतः, अन्य दोषों को विरोध ना करते हुए बलवान दोष की चिकित्सा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हेमद्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की है। उसका वर्णन अष्टांग हृदय में नहीं आया है, लेकिन अष्टांग में उसका बहुत विस्तार आया है कि अन्य अन्य आचार्य जो है, अन्य अन्य आचार्यों का सन्निपात की चिकित्सा करते वक्त किस क्रम से दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो वो जो भिन्न भिन्न आचार्यों के मत है उनका संग्रह ने किया है, लेकिन हृदय में से वो हृदय ने मतलब वाग्भट ने निकाल दिया है। सो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और उसका अंतिम जो क्या बोलते हैं कंक्लूजन है, अंतिम कंक्लूजन है, तो वो आगे हमने देखा है। कुछ लोगों का मतलब कुछ आचार्यों का कहना है कि जब सन्निपात, अभी तो हमने क्या देखा है कि सर्वकोपे बलियांशम शेष दोष अव्यय, दैट इज द फाइनल कंक्लूजन। ओके, सभी दोष अगर प्रकुपित है तो बलवान दोष की चिकित्सा अन्य दोषों को विरोध ना करते हुए करने की है। सो ही हैज रिटन द कंक्लूजन फाइनल।
लेकिन यहाँ जो है वो कंक्लूजन निकालने से पहले अन्य अन्य लोगों के मत क्या है और उनके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके बारे में संग्रह में चर्चा की गई है। उसके बारे में अब हम देखेंगे। क्रमशः वात पित्त कफ ऐसे चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब अगर सन्निपात है, तीनों दोष प्रकोपित हुए, तो पहले वात की चिकित्सा डेफिनेटली पित्त कफ अविरोधी, उसके बाद पित्त की चिकित्सा कफवात अविरोधी, उसके बाद कफ की चिकित्सा डेफिनेटली वात पित्त अविरोधी। ऐसे करने की आवश्यकता है। सो पहले वात, उसके बाद पित्त और उसके बाद कफ। सो इसके बारे में चर्चा क्यों की, ऐसा क्यों कहा गया है? जैसे हमने वात के उपक्रम की चर्चा करते वक्त देखा था, वही लॉजिक यहाँ है कि वात दोष जो है वो प्रधान है, वो अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, उनका नियंता ये वात दोष है, इसीलिए ये नेता बन गया। तो अगर नेता का मतलब राजा का पराभव कर लिया, उसका शमन कर लिया, तो अन्य लोगों का पराभव करने के लिए, उनका शमन करने के लिए कम कष्ट लगते हैं। इसलिए सबसे पहले वात मतलब बलवान दोष की चिकित्सा की, उसके बाद कफ और पित्त में से बलवान कौन है? पित्त है, इसलिए पित्त की चिकित्सा की, और उसके बाद कफ की चिकित्सा। सो ये बल के हिसाब से या प्राधान्य के हिसाब से यह क्रम निश्चित किया गया है कि पहले वात की चिकित्सा, उसके बाद कफ की चिकित्सा, उसके बाद कफ की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा, उसके बाद कफ की चिकित्सा करनी है। दूसरे कुछ आचार्य है, उनका कहना है कि ये ऐसी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, पहले कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बाद पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए और उसके बाद वात की चिकित्सा करनी चाहिए। इसका उनका कारण क्या है? क्योंकि मुख ये कफ का स्थान है। वो अगर कफ वृद्ध मतलब कफ को वृद्धावस्था में रख देंगे, मतलब उसी अवस्था में वो चलता रहेगा, तो उससे मुख में ज्यादा कफ वृद्धि होगी, क्योंकि वो अपने स्थान पर होगी, तो रुचि उत्पन्न ना होगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, औषध लेने की इच्छा नहीं होगी। सो औषधि अगर प्रयुक्त नहीं होंगे, आहार्य अगर प्रयुक्त नहीं होगा, तो हम दोषों की चिकित्सा कैसे करेंगे? सो इसीलिए जो मुख मार्ग है, जो अन्न और औषध का राजमार्ग है, मतलब अन्य उपक्रम जो अन्य उपक्रम जो अन्य मार्गों से भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन मुख मार्ग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रधान मार्ग है, जिस मार्ग से हम औषध और अन्न का प्रयोग करते हैं। सो वही मार्ग अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं, लेकिन किसी कारण वहां से अन्न और औषध प्रविष्ट करना असंभव हो गया, कष्टप्रद हो गया, तो अन्य दोषों की चिकित्सा करना तो बहुत दूर की बात हो गई। इसीलिए सबसे प्रथम कफ चिकित्सा करनी चाहिए। जो मुख मार्ग जो है वो हमें आसान करने की मतलब आगे जाने के लिए पहले मार्ग बनाने की तो आवश्यकता होती है। सो कफ की चिकित्सा करके आगे जाने के लिए हम पहले मार्ग बनाएंगे, उसके बाद पित्त चिकित्सा और उसके बाद वात की चिकित्सा करेंगे। सो ये सभी व्याधियों के लिए सामान्य है, लेकिन ज्वर और अतिसार में यही उपक्रम मतलब इसी क्रम से चिकित्सा नहीं कर सकते। तो ज्वर और अतिसार में सो इसके अलावा अन्य क्रम से चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है। वो कैसी होती है? पहले पित्त की, उसके बाद कफ की और उसके बाद वात की। ज्वर में तो जैसे हमने देख लिया है कि ज्वर का स्वभाव संताप उत्पन्न करना है। सो पित्त जो ज्वर है तो संताप अत्यधिक होगा, इसीलिए पहले पित्त की चिकित्सा, उसके बाद कफ की चिकित्सा और उसके बाद वात की चिकित्सा ऐसी करेंगे तो पित्त ज्वर में सान्निपातिक ज्वर में इसका लाभ ज्यादा होता है। अतिसार में भी वही होता है। पित्त सर गुण का और द्रव गुण का होने के कारण अतिसार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पहले पित्त की चिकित्सा, बाद में कफ की चिकित्सा और उसके बाद वात की चिकित्सा करना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पहले कफ की, उसके बाद पित्त की और उसके बाद वात की। सो लॉजिक उनका वही है, सिर्फ क्रम में परिवर्तन किया है। सो इतना कुछ कहने के बाद संग्रहकार कहता है कि विज्ञाय कर्म मतलब अब उसका मत क्या है? मतलब ये एक का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, भिन्न भिन्न मतों का उन्होंने वर्णन किया, लेकिन उसके बाद उसका मत क्या है उसके बारे में उसने अंततः जो एक सूत्र लिखा है उसमें चर्चा की है। विज्ञाय कर्म भी स्वैहि स्वैहि दोषोद्रेकम यथा बलम भेषजम योजयेत तत्र तंत्री कुर्यात न तु क्रमम। विज्ञाय कर्म भी मतलब जो कर्म, जो दोषों के जो कर्म है, वो कर्म को देख करके दोषों के उद्रेक का बल उसका हमें ज्ञान कर लेना चाहिए।
मतलब सीधा हमें दोषों का बल कैसे समझ लेना चाहिए, इसके बारे में यह चर्चा हुई है कि जितने उसके कार्य ज्यादा दिखाई देते हैं, जितने उसके लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, उतना उस दोष का प्रकोप ज्यादा है। तो विज्ञाय कर्म भी स्वहि स्वहि दोषोद्रेकम यथा बलम भेषजम योजयेत तत्र तंत्री। तंत्री मतलब चिकित्सक। उसके हिसाब से, मतलब जिस दोष का बल अधिक है उसकी चिकित्सा पहले, जिस दोष का बल उससे कम है उसकी चिकित्सा उसके बाद, जिस दोष का बल उससे भी कम है उसकी चिकित्सा उसके बाद। लेकिन जो पहले प्रिंसिपल बताया गया है कि शेष दोष अविरोध है ना, उसी प्रकार से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। न तो क्रमम, क्रम की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पहले वात की, फिर पित्त की, कफ की, पहले पित्त की, पहले उस बाद कफ की, उसके बाद वात की, कफ की, पित्त की, वात की, ऐसे क्रम की चर्चा करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। क्रम इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कौन बलवान है उसकी तुलना में दूसरे नंबर पर कौन है और उसकी तुलना में तीसरे नंबर पर कौन है, इसका ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान के अनुसार बलवान दोष की चिकित्सा अबल दोषों को विरोध ना करते हुए करना। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ सन्निपात चिकित्सा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि ज्वर में सन्निपात चिकित्सा विस्तार से बताई गई है, वहां सन्निपात चिकित्सा के जो सूत्र बताए गए हैं उन्हीं सूत्रों का अवलंब अन्य चिकित्सा उपक्रम में, अन्य व्याधि की चिकित्सा उपक्रम में करना चाहिए, लेकिन वो गलत है। ये सामान्य सान्निपातिक चिकित्सा का उपक्रम है। और जिन जिन व्याधियों में, फॉर एग्जाम्पल ज्वर में सन्निपात चिकित्सा का वर्णन किया गया है, मदात्य में सन्निपात चिकित्सा का वर्णन किया गया है, अतिसार में सन्निपात चिकित्सा का वर्णन किया गया है, मसूरिका में सन्निपात चिकित्सा का वर्णन किया गया है। सो जहां इस सामान्य सिद्धांत से कुछ अलग करने की आवश्यकता है, सम मॉडिफिकेशन इज नीडेड, जिन जिन व्याधियों में इस सामान्य उपक्रम के अलावा अन्य कुछ सिद्धांत ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, सिर्फ उन्हीं व्याधियों में सन्निपात चिकित्सा का अलग सा वर्णन किया गया है। अन्यथा सभी व्याधियों में सन्निपात की चिकित्सा करने के लिए इस सूत्र का मतलब विज्ञाय कर्म भी स्वहि स्वहि दोषोद्रेकम यथावलम भेषजम योजयेत तत्र तंत्री कुर्यात न तु क्रमम या सर्वकोपे बलीयांशम शेष दोष अविरोधतः, इसी सिद्धांत का प्रयोग करने की आवश्यकता है। और यह बताने की आवश्यकता ही क्यों उत्पन्न हो गई, ये बताने की आवश्यकता इसीलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि अगर इसकी ओर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप शुद्ध चिकित्सा के बजाय अशुद्ध चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। इसीलिए शुद्धाशुद्ध चिकित्सा के बारे में चर्चा इसके आगे की गई है। मुझे लगता है कि आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। अगले सप्ताह इसके आगे का अध्याय जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर किसी के कोई प्रश्न होंगे तो वो अभी पूछ सकते हैं सर को। सर नमस्कार। बोला। कफ पित्त में कैसे चिकित्सा करें? कफ के लिए कफग्न उष्ण रहेगा और फिर पित्त बढ़ेगा। जैसे कहा गया है कि वो शरद ऋतुचर्या के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। सो तिक्त रस जो है वो कफग्नि भी है और पित्तग्न भी है। कषाय रस जो है वो पित्तग्न भी है और कफग्न भी है। तो दोनों उपक्रम, मतलब दोनों दोषों को क्लेश ना हो ऐसे उपक्रमों का और ऐसे द्रव्यों का चयन करना चाहिए। पर बहुत बार सर फिर पित्त जैसे तिक्त रस से ये पर पित्त द्रव्य भी उष्ण ये रहते हैं, यानी पित्त द्रव्य कॉमन मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे, नहीं यानी नहीं, जैसे ऐसा नहीं है। गुलवेल बहुत एक ही है। बहुत 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 द्रव्य है जो, गुलवेल हाँ, गुडुचि का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मुस्ता का प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जो शीत गुण वाले उशिर लिया,
उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो कफ और पित्त दोनों मतलब दोनों दोषों के लिए काम करता है। चंदन है, वो दोनों कफ और पित्त दोनों के लिए अच्छा काम करता है। चंदन वृक्ष है। तो ऐसे बहुत द्रव्य मिलते हैं जो कफ पित्तग्न है। कफ पित्त की चिकित्सा करना इतना मतलब मुश्किल नहीं होता है। वात बीच में आता है तो मुश्किल ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इट्स ओके। नेक्स्ट। लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगले सप्ताह फिर एक बार मिलेंगे। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में हम इस अध्याय को पूर्ण कर सकेंगे। अगर नहीं हुआ तो और एक सेशन ले लेंगे। हाँ, किसी ने हाथ उठाया है। संगीता गोड बोले। हाँ, हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। सर मुझे हाँ। अभी ये पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद हम दो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हाँ, एक तो कि जो दोष बलवान होगा उसकी चिकित्सा सबसे पहले करनी चाहिए, और दूसरा सन्निपात में। कंक्लूजन ये सन्निपात में। हुआ, या सर सन्निपात में। और हाँ। दूसरा कंक्लूजन ये पहुंचा है कि कफ चिकित्सा पहले, जो मुख मार्ग है उसको पहले नहीं हमें नहीं चिकित्सा नहीं नहीं करना नहीं, चाहिए। तो ये हमें अन्य। क्या यूज करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वही मैंने बताया। ये जो संग्रह, अष्टांग संग्रह ने अन्य ग्रंथकारों के मतों का पहले एनलिस्टिंग किया है, हम्म। और वो एनलिस्टिंग करने के बाद उसने अपना कंक्लूजन निकाला है। और वो कंक्लूजन में कहता है कि आप क्रम के बारे में चर्चा मत कीजिए। पहले एक, पहले वात, पहले पित्त, पहले कफ, इसकी चर्चा ही मत कीजिए। आप देखिए कि किस दोष के लक्षण ज्यादा उत्पन्न हुए हैं, उसके अनुसार उसके बल का निर्णय कीजिए, और जो बलवान है उसकी चिकित्सा शेष दोष अविरोध करते हुए कर दीजिए। कफ की चिकित्सा पहले करनी चाहिए, यह वाग्भट का अंतिम निर्णय नहीं है। उसका अंतिम निर्णय बलवान दोष की चिकित्सा शेष दोष अविरोध है, ये है। अच्छा, तो हम अष्टांग संग्रहकार को फॉलो करेंगे यस प्रैक्टिस में। यस, डेफिनेटली। उन्होंने उस सभी ग्रंथकारों का अध्ययन करने के बाद उसने फाइनल कंक्लूजन निकाला है। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो सर मेरा अभी क्वेश्चन था, हाँ, वही जो बोलिए। पहले पूछा कि अभी के जो सीजन में शरद ऋतु ही है, तो कफ प्रकृति अगर वात पित्त प्रकृति है और लक्षण कफज है, हम्म, हाँ, जैसे बोलिए। बहुत हाँ, तो ऐसे इसमें कैसे कफग्न चिकित्सा करने के लिए जाएंगे और कफन। पित्त की हिस्ट्री होंगी अरे, अगर? हाँ, तो प्रधान तौर पर कफग्न चिकित्सा करेंगे, लेकिन शेष दोष अविरोध है ना, जो पित्त के लिए विरुद्ध ना हो, ऐसी चिकित्सा करेंगे। प्रकृति में जो दोष है वो भी अल्प मात्रा में हो तो भी वो वृद्ध दोष ही है। प्रकृति में जो दोष है, प्रकृति हमेशा साम्यावस्था में दोष रहते हैं ऐसी स्थिति नहीं है ना। राधा साम्यावस्था में वो होते ही नहीं है। तो प्रकृति को हम अगर देख लेंगे तो प्रकृति ये अल्प मात्रा में दोषों की विकृति ही है। तो इट इज एज गुड एज संसर्ग। तो संसर्ग में जिस सिद्धांत का उपयोग करेंगे, उसी सिद्धांत का उपयोग एक दोष व्याधि उत्पन्न करने वाला, और दूसरा दोष अगर प्रकृतिस्थ है तो उन दोषों का विचार करके चिकित्सा करेंगे। जैसे अभी के सीजन में कुछ पेशेंट को यानी कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं यानी, पर कुछ जो है जिनको पित्त की पहले की हिस्ट्री होंगी, तो उनकी इसमें फिर कफ, जैसे अभी कफ बनना ये ज्यादा लक्षण हो रहा है। हाँ, सिर्फ सर्दी खांसी ही नहीं, लेकिन कफ भी ज्यादा ये हो रहा है। हाँ, तो होता है। ऐसे इसमें अपने पित्त को ध्यान में रख करके द्रव्यों का सिलेक्शन करना। जैसे मैंने, समझो कफ के लिए पेशेंट आपके पास आ रहा है, इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग पिंपली यू कैन सिलेक्ट वासा, जो कफ और पित्त दोनों के लिए हो गया। तो ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं ना। ओके, ठीक है सर, सर। जब हम स्वास्थ्य रक्षणार्थ मतलब जैसे शरद में विरेचन करते वैसे जो चिकित्सा होती है वो प्रकृति देखकर करनी चाहिए। मतलब जो कब प्रकृति का व्यक्ति है तो उसमें हम विरेचन दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? जो स्वस्थ रक्षणार्थ है स्वास्थ्य उसके लिए। रक्षणार्थ अगर उसका प्रयोग करना है तो प्रकृति को ध्यान में सिर्फ रखना है वो द्रव्यों का चयन करते वक्त। लेकिन कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को विरेचन नहीं देना है, ऐसा कहाँ कहा गया है?
तो ओके दे सर। सकते हैं डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हॅलो सर. हाँ गोविंद, हाँ हा हाँ सर, बोलो। तुम्ही म्हटलं की धातुशून्य जय वाद जो आहे त्याच्यामध्ये अभ्यंग करायला जमतो म्हटलं होतात, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही विचार काय केला ते धातुशून्य जय वाद म्हणून अरे विचार अभ्यंग काय केला? अभ्यंग ही चिकित्सा प्राधान्याने संतर्पण करणारी चिकित्सा आहे. मग धातुक्षयजन्य वातप्रकोप असेल तर अभ्यंगाचा उपयोग जास्त होईल. आणि जर तो मार्गावरोधजन्य असेल तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये अपतर्पण करणाऱ्या किंवा अवरोध फोडणाऱ्या कुठल्या तरी कटू तिक्त अशा द्रव्यांनी सिद्ध केलेला जर स्नेह असेल तर तो मार्गावरोधाला वापरता येईल. पण उपक्रम म्हणून जर विचार केला तर अभ्यंग हा संतर्पणाकडे जाणार आहे. ठीक आहे सर. ठीक आहे, धन्यवाद. बंद करू. धन्यवाद सर इस ज्ञानपूर्वक लेक्चर के लिए। शेष सूत्रों का अध्ययन हम अगले सत्र में करेंगे जो कि रविवारी होगा। इसकी पूर्ण जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताई जाएगी। चैट बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक हमने शेयर कर दी है। और अगर पहले के लेक्चर आपके सुनने रह गए हो तो आप यूट्यूब लिंक भी शेयर की गई है, आप वहां से सुन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर मैम।